सभी को नमस्कार। मैं कमल, आप देख रहे हैं धारपार। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोहाघाट से ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह ढेक जी। साथ ही इस विशेष बातचीत पर हमारे साथ गिरीश जी मौजूद हैं। ढेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धारपार में। नमस्कार। ढेक जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपके पास कई रास्ते थे। आप पढ़ाई में अच्छे थे, आपका खेल में नाम आता है, आप राजनीति में कब आए और क्यों आए? सबसे पहले तो मैं जो आप दोनों यहाँ पे आए हैं, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं भी एक इंटरव्यू यहाँ पे दे सकता हूँ, शायद पहली बार दे रहा हूँ। और पूरी देवतुल्य जनता को और छोटों को प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार है। नमस्कार। मैं आप लोगों को अपने जो मेरा जीवन है, अभी मेरी 40 साल की उम्र है, तो मेरे जीवन में जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। मैं भी एक एक्समैन फौजी का लड़का हूँ। और जब हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी तो हमारे विपक्ष में कई लोग होते थे कि हम गरीब हैं, ये हैं, इस वजह से उसमें एक चलाया जाता था। लेकिन उस समय जब मैं डिग्री कॉलेज में गया था तो मेरे पिताजी की भी सैलरी भी 2400 थी और उसमें 4 बच्चों को पालना और परिवार के कुछ अन्य सदस्य थे, उनका भरण पोषण करना, बहुत दिक्कतें होती थी। हम भी एक गरीब परिवार से हैं। उससे पहले हमारे दादा परदादाओं का इतिहास, हम टनकपुर में हम झोपड़ियाँ थी, हम वहाँ पे रहते थे, गाय पालते थे, भैंस पालते थे। उस परिवार से लेकर आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी को और अपने लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में साथ दिया है, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरी जो लीडरशिप की जो भावना थी वो 2001 में जब मैं लोहाघाट मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे को फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने क्रिकेट का बैट और बॉल ज़िंदगी में लिया ही नहीं अपने जीवन में उस समय। तो मेरे जो सीनियर थे उनके साथ मैं रात सुबह और शाम जाके प्रैक्टिस करता था। जब मैं 11वीं में, जब मैं मेरी उम्र से उसमें 16 साल थी, तो मैं लोहाघाट का कैप्टन मुझे चुना गया एक जीएससी का। उसमें 1700 बच्चों का इंटर कॉलेज मेरे बगल में है, तो मुझे वहाँ पे चुना गया। तो हमने पहले राउंड में जो मेरे सीनियर लोगों की टीम थी बहुत अच्छी हुआ करती थी। लोहाघाट फुटबॉल के लिए जाना जाता था, इतना जोश था क्योंकि पूरे प्रदेश में यूपी तक फ़ोन आते थे कि यहाँ की टीम को, लोहाघाट की टीम को आमंत्रण आता था कि भाई आप अपनी टीम लाइए, आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो मेरे सीनियर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे रहे हैं। हमारे राय जी हैं, उन्होंने संतोष ट्रॉफी भी खेली हुई है, वो मेरे इस फुटबॉल में शिक्षक रहे हुए हैं। तो वहाँ मैं कैप्टन वहाँ पे रहा, तो वहीं से थोड़ा बहुत मेरे लीडरशिप, और उसमें हमने अपने सीनियर टीमों को हरा के जीएससी को एक कप जिताया था। वो पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय होगी। महेंद्र सिंह की लीडरशिप में लड़कों ने, नए लड़कों ने, 16 साल के लड़कों ने लोहाघाट की अच्छी अच्छी टीमों को हरा के अपना एक स्कूल का और अपना नाम किया है। और अगले साल भी वही टीम बनी। उसके बाद में धीरे धीरे जो मार्केट में मैं ज़्यादा लोगों से मिलने लगा तो मेरा थोड़ा पढ़ाई से मोह भंग, या कह सकते कि मेरे जीवन में एक अलग दिशा की ओर मैं जाने लगा था। तो उसके लिए जब मैं डिग्री कॉलेज में गया तो मैं यहाँ पीसीएम का छात्र था, साइंस साइड से मैंने 12वीं क्लास पास की हुई है। तो मैंने वहाँ थोड़ा उसमें पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती, तो मैंने वहाँ जगह बीकॉम ले ली। बीकॉम ले ली तो फर्स्ट ईयर से मैं ऐसे लोगों के साथ रहा जो पहले से राजनीति में थे। उनकी संगत में आते 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 मैंने 2008 में हमने 3-4 अच्छा संघ अध्यक्ष बनाए। वो अभी भी मेरे साथ हैं। प्रकाश राय जी हैं, एलएम कुंवर जी हैं, और आपके तिरुवन मुरारी जी का शुरुआत हो गया है थोड़ा जल्दी किसी कारणों से। और दीपक जोशी जी हैं, वो आज भी, पहले भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। और 2008 में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं लोहाघाट डिग्री कॉलेज का नेतृत्व करूं और छात्र संघ अध्यक्ष में मैंने विजय वहाँ पे मैं रहा हूँ। मेरे विपक्षी सचिन जोशी जी थे, जो वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। और उसके बाद जब मैं वहाँ से, मेरा कोई एम नहीं था कि मैं आगे ब्लॉक प्रमुख बनूंगा, ये बनूंगा। मैंने कभी अपने को टारगेट ही नहीं है कि भविष्य में विधायक बनूंगा या कुछ बनूंगा। मेरा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है। पहले से मैं सोशल में, मुझे कभी अच्छा लगता था कि 10 लाख आदमी मुझसे बात करते हैं, लोग मुझे अच्छा मानते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि यही सही है, मैं अपना जॉब ठेकेदारी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लोग मुझे अच्छा माने, उनके बीच में जाऊँ, उनके लिए मैं कुछ करूँ। वो मेरा एक लगातार रहता था। उसके बाद 2007 में हमने हमारी टीम ने पूरी जोर शोर से माननीय किशन चंद्र पुनिया जी का बहुत प्रचार किया। जब वो हारे तो हमें बड़ा दुख हुआ कि हम इतने लोग मिलके भी एक व्यक्ति को नहीं जिता पाए, और थोड़े दिनों बाद हम उस चीज़ से उभर गए थे। लेकिन जब 2012 आया तो किशन चंद्र पुनिया जी 2 बार हार चुके थे, तो उसमें पार्टी ने नया मौका पूरन सिंह फरत्याल जी को दिया। इस पे तो हम आते हैं। पहले हम आते हैं, जैसे आप डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे, तो आज कॉलेज का जो वातावरण है और उस समय की पढ़ाई का जो वातावरण था, या लीडरशिप की जो क्वालिटी है, उसमें आप कुछ डिफरेंस देखते हैं? आज जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं
या उस समय आपने किन चीजों में, जब आप कॉलेज में अध्यक्ष बने तो आपके मुद्दे क्या रहते थे उस समय, और आज और उन मुद्दों में आज भी वही मुद्दे वहां पे हैं कि कुछ डिफरेंस है? जब हम डिग्री कॉलेज में थे तो पहले जो छात्र नेता बनता था बहुत तप के गर्मी में बहुत परेशानियों से बनता था, बहुत संघर्ष करके बनता था। तो इस चीज़ को दबाने के लिए एक लिंग 2 कमेटी का गठन किया गया, जिसमें छात्र राजनीति को दबाने की भी कोशिश करी और उसके सीमित करने की भी कोशिश करी। मैं 2003-04 में डिग्री कॉलेज में गया, लेकिन मैंने चुनाव लड़ा 2008 में। उसके बीच में मैंने संघर्ष किया है कॉलेज के लिए लोगों के साथ, तो उस संघर्ष में मैं कहीं ना कहीं मेरी मेहनत है और मैंने दुनिया देखी। उसमें मैं अध्यक्ष बना तो मुझे लोगों को लगा कि जो छात्र संघ अध्यक्ष बना है संघर्षशील है, वहाँ से आया है। तो उस बीच में जब मैं डिग्री कॉलेज में गया तो सिर्फ हमारे पास एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको कला संकाय के नाम से जाना जाता था, और जिस क्लास में मेरा एडमिशन था वो एक टीन सेट में चलता था। वो एक ऐसा टीन सेट था जैसे आज गौशाला मिल रहा है, वैसा ही टीन सेट था। तो उसमें हमको बीकॉम वालों को पढ़ाया जाता था और साइंस और आर्ट वालों को सिर्फ कला संकाय में जगह होती थी। और संख्या जब ज़्यादा होती थी तो फिर वो लोग पूरी क्लास में भी सभी बच्चे नहीं आ पाते थे। तो हमारे वहाँ से बिल्डिंगों का संघर्ष चला कि हमारे जो साइंस साइड है या अन्य जो विषय हैं उनको लाने के लिए हमारा संघर्ष चला। आज मैं लोहाघाट के वहाँ जाता हूँ तो वहाँ बहुत चीज़ें हैं और बहुत व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं। उस समय हमारा लगातार आंदोलन, हमने लोहाघाट में भी चक्का जाम करा पूरे कॉलेज को लाकर ना। तो आज वहाँ की व्यवस्थाएं वहाँ आज उसमें और आज में रात दिन का अंतर है। नहीं, ठीक है, बहुत अंतर तो, बहुत सुधार तो नहीं हुआ। जो बेसिक फैसिलिटी उस समय होनी चाहिए थी वो आज की डेट में हो रही है। आज के हिसाब से कम है, लेकिन मैं उस समय की उस दौर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो बात को समझ रहे हैं। जैसे हमारे बाप दादा झोपड़ी में रहते थे, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पर हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में तो जब भी डिग्री कॉलेज बना था उसी समय उसकी प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए थी, सब्जेक्ट के टीचर, प्रोफेसर, ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। वो आज भी नहीं है। आज भी नहीं, वो आज भी नहीं है। कॉलेज के बहुत अच्छे हालात नहीं है। और जो कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, शिक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे नेता लोग लड़ रहे हैं ठेके के लिए, खनन के लिए, दूसरी चीजों के लिए, तीसरी चीजों के लिए। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आप भी जनप्रतिनिधि है, इसमें आपका भी पार्टिसिपेशन है इस क्षेत्र में, लोहाघाट क्षेत्र में। चाहे आप बीजेपी से हों या किसी भी पार्टी से कोई भी नेता हो तो उसका पार्टिसिपेशन है। जो यहाँ पे खनन चल रहा है या जिले की जो भी कार्य योजनाएं होती है उसमें 30%, 40% कमीशन की बात आती है। उसमें आप भी तो भागीदार हैं। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? इन चीजों को समाज में जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे समाज के अंतिम व्यक्ति तक तो पहुंचती हैं। कोई ये नहीं सोचे कि मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ या करप्शन कर रहा हूँ, उसका लोगों को पता नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पिछले 5 साल मेरी धर्मपत्नी के भी हैं। कोई भी, मैं आपके चैनल से भी कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति का कोई प्रूफ हो कि महेंद्र ढेक ने किसी से कमीशन लिया, कमीशन मांगा, क्योंकि हर किसी का विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, चाहे कोई भी काम हो रहे हैं, जिला अध्यक्ष की निधि हो, चाहे जो भी निधि है, लोगों का एक हमने सुना है कि उसमें कमीशन रहता है। हमने उस अपनी जो कमीशन, हमने कहा कि काम अच्छा करो ताकि गांव में हम कहें कि हमने ये काम किया है। जो हम कमीशन 5-10% ले लेते हैं, हम मैक्सिमम अपने ब्लॉक से हम 2-2.5 लाख का काम दे पाते हैं छोटे छोटे कार्यों के लिए। हमारे पास इतनी बड़ी राशि नहीं है। मैं तो स्पष्ट आदमी हूँ, मेरे पास आज की डेट में राज्य सरकार है 1 करोड़ 8 लाख रुपए आने वाला है, उसमें एक किस्त मेरे पास आ चुकी है, जिसकी कार्य योजना जल्दी बनने वाली है। उसके बाद जो केंद्र सरकार की योजना आती है उसका जो 15वां वित्त अभी समाप्त है, 16वां वित्त चलने वाला है, तो उसकी गाइडलाइन अभी नहीं आई है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये कमीशन की बात होती है, आपने आज तक किसी को कमीशन नहीं दिया? नहीं दिया। मैं तो डिपार्टमेंट में भी लोगों को कहता हूं कि अच्छा काम करो यार, अच्छा काम नहीं करोगे तो लोग उसमें तुम्हें दबाएंगे कि इन्हें काम बढ़िया नहीं करा है और हमें कुछ चाहिए। हमें काम अच्छा करो, काम अच्छा करोगे तो कोई कहीं पे पैसे की बात है तो फिर हमारे पास है तो मुझसे कोई कमीशन मांग रहा है, लेकिन तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए। अब तुम कहोगे हमने काम 10 का 20 करा है और उसमें फिर तुम किसी से सेटिंग कर ले रहे हो, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरी व्यक्तिगत ये है कि मैं अपने लिए कमीशन नहीं मांग रहा, तो मैं दूसरे भी चाहता हूँ कि मेरे सामने वो भी कमीशन न ले। अच्छा, आपको जो है दूसरी बार जनता का जनादेश मिला। जनता ने आपको 2 बार, जनता ने आपको किन आपके कामों के आधार पर आप पर विश्वास किया, आपको दोबारा जो है ब्लॉक प्रमुख चुना? मेरा जो गांव है वो बंदेला ढेक है और मेरा जो जीवन है
40 साल का, जिसमें तीसरी क्लास में मैं लोहागढ़ आया था। मेरी जन्मभूमि वहाँ पे है और मेरी कर्मभूमि भी वो और यही है, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो मैं इतने सालों से यहीं पे रह रहा हूँ चांदमारी में। पिछला जो चुनाव लड़ा था, मैं मेरी मिसेज को हमारे गाँव वालों ने निर्विरोध चुना था कि भैया महेंद्र डेग है, क्योंकि लोगों की तो इच्छा थी कि यार महेंद्र डेग बने। अब अचानक ऐसा हो कि महिला सीट आ गई, तो सब मेरे पास आए। मैंने कहा क्या करूँ यार, लड़ूँ न लड़ूँ, क्योंकि मेरी जो मिसेज है उसको राजनीति में कोई शौक नहीं है, वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लोगों ने कहा करने वाले आप हो, आप सिखाओ, वो करेंगी क्यों नहीं करेंगी। तो ठीक है, उसमें बात आई, उन्होंने मुझे निर्विरोध वहाँ से चुना। 2 ग्राम सभा ने निर्विरोध मुझे यहाँ पे पहुँचाया। और यहाँ से मेरे जो भाई है उनकी मिसेज यहाँ पे मुझे लड़ाई, तो वो भी उसमें भी हमें विजय, हम यहाँ पे रहे हैं। तो अब मैंने 5 साल में जो काम करा है, तो मैं स्पष्ट जाके गांव में बोलता हूँ। जैसे आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ 8 लाख रुपए है, और जनता मेरे से कल दिन पूछेगी कि 1 करोड़ 8 लाख का हिसाब क्या है, तो भाई मैं स्पष्ट रूप में उनको दूंगा कि मैंने अपने गांव का ये मंदिर बनाया है, अपने गांव का ये रास्ता बनाया है, दूसरे गांवों का कहीं मैंने रामलव में टीन सेट बनाए हैं, चौखाम बाबा मंदिर में विस्तारीकरण का काम किया है, गेट निर्माण किया है, डुंगरा लिटी में काम किया है मंदिर का, सल्टा में काम किया है, दिगाली चौड़ में काम किया है, रोसाल में किया है, कुछ रोडें भी हमारे विस्तारीकरण हुई हैं। हाँ, आपने मंदिरों के तो इन्होंने बताए। वही आप चीज़ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इन्होंने शिक्षा के लिए रुको उसको अभी मैं ऐसे लेता हूँ कि सारे नेता कह रहे हमने रोड बना दे, गौशाला बना दी, मंदिर बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया। कोई हमने लाइब्रेरी बना दी, कहीं कोई लैब बना दी, या कुछ पढ़ने का कुछ सिस्टम बना दिया। कोई लाइब्रेरी की बात, किताबों की बात क्यों नहीं कर रहा आप में से कोई? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो ये वित्त आता है, ये वित्त ऐसा है कि ये वित्त हमको भी मिलता है, और ये ग्राम प्रधान को भी मिलता है, ये जिलाध्यक्ष को भी मिलता है, और ये विधायक को भी मिलता है ये वित्त। अगर इन पदों में मेरी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठ जाए जिसको राजनीति की समझ नहीं है, दूसरा व्यक्ति भी अगर वहां पे बैठ जाए, तो इस वित्त को तो वो भी मार देगा। अब वो ईमानदारी से बांट रहा है न बांट रहा है, उसकी क्वालिटी है। वो तो ठीक है, वित्त जो भी है, मतलब पढ़ाई लिखाई का कल्चर, जैसे इस पर बात बहुत कम बहुत कम होती है। मैं उसी चीज में जाना चाह रहा हूँ आगे। तो जो इसको कोई भी कर सकता है, जैसे हमारे विधायक जी हैं वर्तमान या पूर्व विधायक जी हैं, वित्त पूर्व विधायक जी ने भी बांटा, उनने भी बांटा, मेरे पास आया, मैंने बांटा, और ग्राम प्रधान के भी 7-8 लाख रुपए तो वो भी बांटा। बात एक ही है ना, राज्य और केंद्र सरकार का जो दान अंशदान जो भी होता है उससे हम करते हैं। अगर मेरी जगह में अगर कोई ऐसा आदमी बैठ जाए जिसे कोई समझ नहीं है, लेकिन उसको चेयर मिल गई है, वो भी इस काम को बखूबी कर सकता है। लेकिन मैं इस चीज को विकास नहीं मानता हूँ, क्योंकि अपने आने वाली चीजें हमने कोई मेहनत ही नहीं करी, सरकार ने दिया, हम बांट रहे हैं। हमारा काम होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा काम होना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारा काम होना चाहिए पानी के क्षेत्र में, हमारा काम होना चाहिए रोडों के क्षेत्र में, कि लोगों की वास्तविक जो चीजें हैं, मूलभूत समस्याओं को हम खत्म करें। हमारा पढ़ाई के क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं, अभी मुझे व्हाट्सएप में कॉल आया था डुंगरा लेटी से, तो मैंने उनको स्पष्ट बोला कि यार मुझे गाँव में बुलाओ, और आपकी लाइब्रेरी अगर मैं 2 महीने बनाऊं, अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो मैं किताबें लेके देता हूं, और आपको कहते हैं लाइब्रेरी खड़ी करके करो, तो भाई मेरे पास इतना अपना पैसा नहीं होता है, उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए कि मैं आगे आपका कमरा बनाऊं, उसके बाद किताबें लाऊं। अच्छा, तो वन टाइम में एक काम मैंने बोला है कि मैं करूंगा, और उसके ऊपर सल्टा है, वहाँ के हमारे वो टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनने एक हमसे पूछा कि हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो मैंने उनको बोला सर आप लाइब्रेरी बनाओगे तो 1.5 लाख रुपए अपने वित्त से हमारा सहयोग रहेगा, और किताबों की व्यवस्था करनी होगी तो व्यक्तिगत रूप में भी करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग हैं, हमारे पास भी अपना व्यक्तिगत लोग लगा रहे हैं, तो वहाँ एक लाइब्रेरी वहाँ पे अभी है, लेकिन वहाँ दूरस्थ क्षेत्र होने के से बहुत सारे गांव के लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगी डुंगरा लिटी परसों हमने 2 गाड़ी की जो शुरुआत करी, 15 किलोमीटर वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के युवा वहाँ से वहाँ तक आते हैं, और मैंने कई लोग तो सुना कि वो बच्चे हाँ ठीक है, शुरुआत तो करी गाड़ियों की ना। देखो अब उसका क्रेज बड़ा, धामी जी की जिंदाबाद। मेरे को ये चीज खलती है कि हम 21वीं सदी जहाँ बड़ी बस लग जाने पर हर जगह धामी जी की जिंदाबाद, बस लगाने के बाद भी कह रहे धामी जी की जबकि व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि हमें इसमें शर्म आनी चाहिए कि आज तक हम अपने बच्चों को ये बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाए, और हम उसे जिंदाबाद तब्दील कर रहे हैं। ऐसा है ना, धामी जी का क्या है कि धामी जी हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले के मुखिया हैं, और यहाँ से विधायक भी हैं, लेकिन लोगों को जो भी लगता है कि जो आज तुरंत कार्रवाई हो रही है, उसके लिए धामी जी को हम भी धन्यवाद कहते हैं, लोग भी कहते हैं, सब लोग मानते हैं यार ये जो चीज है, ये तुरंत कार्रवाई आने वाले इलेक्शन को देख के हो रही है। हमें तो यही लग रहा नहीं, हमारे सामने तो ये समस्या वहाँ वालों ने पहली बार रखी,
अच्छा। अब मैं आज कल से देख रहा हूँ कि सुल्ला और मटियानी वालों को भी असुविधा हाँ, हो रही कई है। बच्चों के वीडियोस तब आ रहे हैं। अब हम उनके लिए भी लड़ेंगे जाके, उनकी डीएम साहब से कहेंगे, सीएम साहब से कहेंगे। अब भैया जो काम होता है तो मुखिया का तो नाम आता है, हाँ, ये अभी सीधी कई सी बात बच्चों के है। एक आपने हाँ, मुझे अभी बहुत शेयर ये किया था, नहीं, 15 बहुत जगह है, किलोमीटर। बहुत जगह है। इसके भी कारण है कि वो लोग इतने दूर क्यों हैं, दूर से क्यों आना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो स्कूलों को जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो उच्चीकरण जो 5 सालों में नहीं हो पाए हैं। माननीय भरतियाल जी के टाइम में 16 उच्चीकरण हुए हैं, इसी कारण कि उनकी जनसंख्या बड़ी, लोगों को नज़दीक में जाने के लिए मिला, तो लोग वहाँ की जनसंख्या भी स्कूलों की बड़ी हुई है। अब दूर से क्षेत्र में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, उनका जो भविष्य है और उनका जो एक सपना होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, उस महिला का जो हमारे। ढेक जी, जब आप ब्लॉक प्रमुख बने, आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी ब्लॉक प्रमुख बन जाता है उसके बाद जश्न का माहौल हो जाता है, जश्न का माहौल होता है। लेकिन हमने देखा कि आपका जो है एक वीडियो वायरल हो रहा था, विवादित वीडियो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा वीडियो वायरल हो रखा था उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस बार का जो हमारा चुनाव था वो बहुत संघर्ष वाला था, और वो संघर्ष बेवजह था। उसको संघर्ष को बनाने वाले कुछ भारी लोग थे, वो राजनीतिक लोग भी नहीं थे। अच्छा। तो जो मेरे विपक्ष में था, जब मेरे पास संख्या 19 हो गई थी तो उसको लगा कि यार उससे भी मेरी दोस्ती, कॉलेज टाइम में वो भी मेरे साथ ही रहा है, अभी भी मुझे मिलता, कल मुझे हॉस्पिटल में मिला था। तो ऐसी कोई हमारा राग द्वेष भी नहीं है पुष्कर बोरा जी से, उनका भी सम्मान है, सब कुछ है, बने एक जीतता एक हारता है भाई। लेकिन हम लोगों को जो मेरे को तो कोई भड़काता नहीं है, मैं सुनता नहीं हूँ ज़्यादा। मैं राजनीति में खुद अपने बलबूते यहाँ पे आया हूँ, लोगों का सहयोग मिला है, लेकिन मैंने जो सीखा है तो खुद से ही सीखा है और संघर्षों में सीखा है। क्योंकि मेरा परिवार तो नहीं चाहता था कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनूँ 20 साल बाद। मेरा परिवार तो चाहता है कि मेरा लड़का पढ़ने में सही है या इंजीनियर बन जाए। सबसे पहले तो सोचते थे कि ये सिपाही बन जाए, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं होता था। तो जब मैं यहाँ पे गया तो बहुत संघर्ष, बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन होता था लड़कों के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो युवा है। आपने कहीं भी देखा होगा कि मैं कभी मेरी फोटो देखोगे मेरे में युवा होंगे, और की संख्या मेरे में कम होगी। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने युवा को सशक्त कर दिया, उसको समझा दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, तो परिवार की भी बैकबोन रीढ़ की हड्डी सही हो जाएगी और समाज की भी रीढ़ की हड्डी सही हो जाएगी। ये मेरा मानना था। तो मेरे पास इतने हजारों कार्यकर्ता, मतलब जिस दिन भी हमारा जो रिजल्ट निकला तो उसमें क्या था कि 3-4 बजे तो बहुत बारिश थी, लोगों का नहीं जाना, हम सबको छाता में ले जा रहे थे। अचानक जब बारिश होगी तो इतनी भीड़ वहां पे लड़कों की, तो अपना होता ही है, जश्न था भैया, इतना संघर्ष का जश्न थोड़ा बड़ा होता है ना। उसके बाद माननीय विधायक भरतियाल जी भी मेरे साथ थे, तो बोला यार रात शाम होने वाली है, थोड़ा जल्दी इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि लड़के हैं यार, कहीं पे कोई गलती हो जाए किसी से तो ठीक हो गया। तो रात चलते चलते लोग अपने अपने घरों में पटाखे फोड़ रहे थे। तो मीना बाजार में भी जो हमारे कार्यकर्ता थे और वहाँ उसके आसपास घरों में भी हमारे कार्यकर्ता थे, उनका एक था कि चलो हम यहाँ पे भी पटाखे फोड़े हैं। उसके जस्ट सामने हमारे जो एक टीचर है गोविंद सिंह बोरा जी, उनका घर था। अब पटाखे फोड़ने वालों को पता था, ये नहीं पता था, मुझे पता नहीं कि भैया यहाँ पे हमने फोड़ना चाहिए, उनका घर है। क्योंकि देखो जीतने के बाद तो सब एक से होते हैं। नहीं, अगर जश्न है ठीक है, वैसे तो पटाखा फोड़ना ठीक नहीं है, ठीक है, वो पर्यावरण के लिए और सारी चीजें ठीक है, आपने किया। तो सबके घर के सामने आप पटाखा फोड़ रहे, तो गोविंद सिंह बोरा जी आपके अपोजिट में थे, क्या थे, मतलब वो नहीं, गोविंद बोरा जी मेरे अपोजिट में थे। तो मैं उनके पास एक बार, उससे पहले 8-10 दिन पहले मिला भी था। मैंने बोला आपके साथ मैंने फुटबॉल भी खेला, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी थे और शिक्षक भी थे। मैंने कहा उस बाल्यकाल से मैं आपके साथ रहा हूँ, तो मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी मत करो। क्या मुसीबत है? मुसीबत ये थी कि वो लोग क्या करते थे, लोगों को ऑफर मारते थे कि मैं तेरे को 25 लाख दे दूंगा, मैं तेरे को 50 लाख दे दूंगा। अब भाई मेरे पास तो इतना धन है नहीं कि मैं वो जो डिमांड करे मैं उसकी पूरी कर दूं। और उससे मेरे यहाँ जो मेंबर थे उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात जा रही थी। क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरे मेंबर तो आजाद थे। हाँ, मेरे मेंबर आजाद थे ना, मेरे मेंबर आजाद थे, उनके पास फोन थे, उनको घरों से फोन आते थे कि हमारा फलाना आदमी आया था और बोल रहा था कि 25 लाख दे देंगे और कहीं बाहर प्लॉट व्लॉट दे देंगे, तुम यहाँ आ जाओ। और मेरे को बहुत टेंशन होता था यार, कहीं कोई आदमी कहीं स्वार्थ के बस में कहीं चले न जाए और मैं जीता हुआ आदमी हार जाऊंगा। तो एक ये वाली बात थी। अब मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि आपकी भैया शिक्षा में भगवान ने आपको रास्ता शिक्षा में दिया था, आपने तो समाज को सही दिशा देनी थी, सही दिशा की ओर ले जाना था समाज को, ना जनबल को आगे करना था, धनबल को पीछे करना था। समाज को नई दिशा, लाइब्रेरी एरिया है, कहीं स्कूल का उच्चीकरण करना है, कहीं हॉस्पिटल, आपने तो उन चीज़ों में आगे आना था।
तो मुझे लगा कि ये इस चीज़ में आदमी, वो बात हम तब प्रूफ हुई कि जो हमारे पास एक वीडियो मिला, ऑडियो मिला। तो उसमें वो कह रहे थे कि हमें 50 लाख या 60 लाख जो भी रुपया था वो अन्य अधिकारी से हमने ले लिया है लोगों को देने के लिए, और उसका इतना पैसा 1.5-2 करोड़ खर्च हो गया है। तब हमें पता चला कि वो लोग हमारे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं हमारे लोगों में रोष था। तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा बहुत जो जश्न वहाँ पे चल रहा था उस रोष की वजह से, और ऐसा नहीं कि हम किसके घर के आगे कर रहे थे, उनके घर के आगे भी तो हमारे लोग थे। हाँ, ऐसा है नहीं कि उनके मकान के आसपास हमारा कोई आदमी था नहीं। उनके बगल में सुनील राय जी रहते हैं, वो हमारे अच्छे सपोर्टर हैं। तो जो विवाद हुआ किस वजह से हुआ, मैं ये जानना। विवाद होने का कारण है कि हमारे लोग हैं, चाहे और भी जीते थे, अब जिस कारणवश लोगों ने, हो सकता है कि जश्न में कोई हो जाता है कि अपना वहाँ पटाखे फोड़ने गए थे, तो मुझे फोन आता है कि इस जगह में विवाद हो गया है, कि आपसी दूसरे पक्ष और हमारे कुछ लोग जो जश्न में थे उनके बीच में आपसी विवाद, गाली गलौच हो गई है। तो मैं रात को उठ के, मैं विधायक जी के जो यहाँ पे है घर, उसमें मैं सोया हुआ था। और मैं ऐसे चप्पल, उसमें आप मुझे कोई पहचान रहा होगा तो मैं ऐसे ही गया हूँ, वहाँ पे गया हूँ। तो मैं गया, तो मैं जब विवाद हो गया तो चलो आपस में बात करा देंगे, उस उद्देश्य से जो हम, वो लोग कह रहे कि हमारे घर में घुसे नहीं, तो उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी भैया, दिख रही होगी सबको, लोग उनको भी तोड़ दे। कई लोग वहाँ पटाखे फोड़े तो बचने के चक्कर में भी अंदर को गए ना। अब मुझे तो लगता है कि कोई प्री प्लान था, हमारे आने से पहले कैमरा सेट हो गए और हमको ज़्यादा पब्लिक में एक्सपोज करने के लिए, तो वो चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। और मैं पूरी जनता से, समाज से, माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि महेंद्र डेग ने कोई गलती कर दी, उनके आदमियों ने गलती इंसान से हो जाती है, हम भगवान थोड़ा है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, पूरे समाज के सामने माफी मांगेंगे, भैया हमारे कहने इतनी गलती हुई है। लेकिन दूसरे आदमी ने यहाँ तक पहुँचने तक जो षड्यंत्र करा, उसको भी इसका जवाब देना चाहिए कि भाई एक शिक्षक होने के नाते आपने इन लड़कों को, जिनका भविष्य यहाँ पे बन रहा था, जो समाज का भविष्य बनाने के लड़ रहे हैं, तो उनका भविष्य खत्म करने के लिए आपने इतना पैसे की व्यवस्था क्यों बनाई? आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, आपने VRS यहाँ पे ले लिया है, क्यों ले लिया है ना? आदमी तो 10,000 में अपना घर का पूरा कर ले रहा है, आपको 1-1.5 लाख रुपए सरकार तनख्वाह दे रही है, वो भी सम्मान के साथ। आपने कहा कि पटाखे जो बचने के लिए वो सारी चीज ठीक है, पटाखे बचने के लिए उनके ये सारी चीज, देखो किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता के पास जाएंगे वो अपना पक्ष तो रखता ही रखता है, वो अपने कोई अच्छा कहता है, सही बात है, दूसरे को जाए। अब एक चीज ये है ना, पैसे की राजनीति खरोख्त तो हो ही रही है। आप भी कह चुके हैं, आप भी इतने दूध के धुले होंगे कि नहीं, पता नहीं, आप अपना पक्ष रखेंगे। तो खरीद फरोख्त तो यहाँ चल ही रही है ना, राजनीति में चल रही है। देखो अभी मैं माननीय पूरन भट्टियाल जी के नाम लूंगा तो लोग, ये लोग जो विपक्ष में हमेशा रहते हैं, जिनका मन ही नहीं है, हम अच्छा भी कर देंगे तो कहेंगे इन्हें गलत किया है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं ना, वो महेंद्र डेग बढ़िया भी कर देगा तो वो लिखेंगे कि बढ़िया करे, क्योंकि उन्हें अपोजिट करना है, क्योंकि मेरे को डाउन करना है। तो माननीय भट्टियाल जी ने 2017 में एक चुनाव होता था, हुआ, जिसमें हमारे 3 ब्लॉक प्रमुख बने और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष जी प्रकाश राय जी बने, जो आज भी सामान्य परिवार से, सामान्य घर में रहे। उनके पिताजी और उनका भी बहुत इतिहास बहुत ऐसा रहा कि बहुत गरीबी से रहा है। तो जब बात आई तो बनाने की, तो हमने बिना 1 रुपया खर्च करे, अच्छा, तीनों ने बिना 1 रुपया खर्चे हम इन पदों में आए और पूरे सम्मान के साथ हमने यहाँ पे करा। लेकिन जब इस बार हम आए तो मजबूरी में, मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या खर्च किया, लेकिन आज मैंने मजबूरी में, मैं जब, क्योंकि मैंने आधा रास्ता पार कर चुका था, अब मेरे पास एक समस्या थी। एक बार तो मेरा मन हो गया था कि यार, जब इतना संघर्ष वहाँ पे हो रहा था, मैंने कहा कि बैक हो जाओ, क्योंकि मैं अपने परिवार को घर का मुखिया हूँ। आज पिताजी के बाद मैं ही मुखिया हूँ, मेरा इतना परिवार है, बच्चे हैं, तो मैं इनको, मतलब अब आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत समस्याएं होंगी और मुझे आ भी रही हैं। तो मैं आधा रास्ता मैंने वहाँ पार करा, तो मुझे वहाँ पे लगा कि यार इसको छोड़ दो। फिर मैंने सोचा, यार मैंने अपने साथ वालों से पूछा, फिर सबने बोला यार देखो, आधा तो हमने पार कर दिया है ना, अब आगे भी आधा ही जाना है, पीछे भी आधा ही जाना है। तो सबने डिसीजन लिया कि इससे अच्छा तो लड़ो और इसको पार करो। तो वहाँ पे एक डिसीजन हुआ, तो मैंने वो लड़ा और मैं सफल हुआ। लोगों ने मुझे भरोसा करा है। मैं जाता हूँ, महिलाओं में भी जाता हूँ, सब में जाता हूँ, बच्चों में जाता हूँ। कोई किसी ने मेरे से ये भी नहीं कहा कि तुमने गलत किया है, सही किया है। भाई गलत सही ऐसा है कि देखो, तुम आग लगाओगे कहीं पे, तो उसका नुकसान तो तुम्हें होगा ही ना, तुम्हें भी तो होगा ही। कहीं पे आग लगा के तुम बैठे हो तो नुकसान तो होगा है ना किसी चीज़ का। अगर गलत जगह में तुम आग लगाओगे, तो भी यूथ में, अब यूथ को इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, मोदी जी ने सीधे कहा भाई कि प्रोटेस्ट चला, जिनकी गलतियां भैया उनकी गलती ने हमको समझाने की जरूरत है। लेकिन यूथ ने तो गलती करी, वहाँ पे नहीं थोड़ा करिए।
कई चीज़ें ऐसी है कि यूथ के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी लोग करते हैं, तो उसका रिजल्ट थोड़ा कभी कभी गलत भी आ जाता है। ठीक ठीक। ये सारी चीजें आप ठीक कह रहे हो, पर आप फिर भी ये नहीं बता पा रहे हैं खरीद फरोख्त में आप शामिल हैं या नहीं? मैंने आपको बोल दिया ना कि मैं ऐसी कंडीशन में था कि वहां से मुझे लगा कि मैं ये एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा कि ये लोग जो इतना ऑफर मार रहे हैं, ये मार रहे हैं ना। फिर मैंने अपने लोगों के बैठा, अपने सदस्यों के साथ बैठा, मैंने कहा भाई ऐसा है, देखो ये स्थिति आ रही है, आपके घरों से भी फोन आ रहा है, वहां से भी फोन आ रहा है, और यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ, आपके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, आपका भी फ्यूचर है, मेरे भी फ्यूचर है। तो उन्होंने कहा था आप लड़ो, हमारे घर से कोई भी फोन आया तो आप फोन ये ले लो। मैंने कहा फोन नहीं लूंगा किसी का, और आप पूछना आपस में। मैंने लास्ट दिन चुनाव हुआ था, उसकी रात को सबने फोन रखा, बोला अभी से कोई हाँ, जब मेंबर यहाँ आए लास्ट दिन, लोहाघाट आए, उसके दूसरे दिन चुनाव था, सबने बात करी आपस में, बोला यार मेंबर महेंद्र था, ये इसको सबका मोबाइल रख दो। मैंने कहा मैं नहीं रखता, तुम एक बैग में तुम ही रख लो भाई, मैं शक के दायरे में जीतना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे तेरे पर शक है, उसके ऊपर शक है, हो सकता है कल के दिन कोई ऊपर नीचे हो जाए, तो वो बातें बढ़ जाती हैं। अब उनको तो भरोसा था कि उन्होंने तो वहाँ हमारे सदस्यों को गद्दार भी सिद्ध करा था। उनने कहा कि हमारे पास 16 है, लेकिन 2 लोग तो वहाँ से आने वाले हैं। तो इसी ताकत से उन्हें चुनाव भी लड़वा दिया उस आदमी को। तो अगर ऐसा ही भविष्य में भी चला तो कैसे विकास होगा, जब निचले दर्जे में ही ये चीजें हो जा रही हैं? इस पर क्या कहते हैं, आगे तो और भी होगा, इसको कैसे? जो धनबल है, एक धनबल है, एक जनबल है राजनीति में। हाँ। आज जो हमने राजनीति करी, वहाँ पे जो हमारे सीनियर लोग थे, उन्होंने हमसे क्या बोला कि जब मैं अध्यक्ष बना था तो हमारे मोहन पाठक जी पहले दिन आए थे, उनके भी ये शब्द थे कि भाई तुम आदमी जोड़ो, पैसा खुद में खुद आ जाएगा, तुम पैसे के पीछे मत भागो, तुम आदमियों का काम करो, उनके पीछे भागो, पैसा तो स्वतः ही आ जाता है, वो तो धन है भैया, आना होगा तो आ जाएगा, लूंगा। लेकिन आज क्या है कि पहले धन कमाओ, फिर धन से आदमी कमाओ, तो ये लोहाघाट पे चल रहा है। हाँ, तो अब समस्या कहाँ पे है कि हम जैसे लोग आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि इतना पैसा लग रहा है, कहीं यहीं पे अपनी जो है राजनीति को ब्रेक करके अपने परिवार को पाला जाए, भाई अपने बच्चों को आगे किया जाए। क्योंकि राजनीति वाले का बहुत बच्चे छूट जाते हैं, परिवार छूट जाता है, घर वाले भी नाराज होते हैं, टाइम में नहीं आ रहे हैं, अलान भार व्यवहार इनका बढ़िया रहता है, घर में चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत समस्या है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना। अब इसमें हमको मेरा एक मानना है कि धनबल को हमने कैसे, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, देखो धनबल क्या है कि आज समाज में उन लोगों को आगे आना पड़ेगा जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत है। जैसे हॉस्पिटल है, जैसे रोडें हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, डिग्री कॉलेज का स्तर बढ़ाना है, डिग्री कॉलेज में लॉ कॉलेज लाना है, या मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनाना है, तो उसकी ज़रूरत किसको है बताओ? सामान्य आदमी और गरीब आदमी और सामान्य आदमी को। क्योंकि देखो है सामान्य आदमी को है, तो वो जो यहाँ से दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं या हमारे नज़दीक से भी आते हैं, उनका ज़्यादा रहता है कि हॉस्पिटल खर्चा कहाँ तक उठाएंगे, लोहाघाट तक, कि हमारा फ्री में इलाज हो जाए। और यहाँ से अगर आगे जाने की बात है तो घर चले जाते हैं। कई लोगों की मौत भी हो जाती है, मैं बताऊं। कई लोग उसको नहीं है, उम्र होगी, आप इतना रुपया खर्च हो जाएगा, घर परिवार बर्बाद होगा, इसको बैग ले जाओ। तो उन लोगों को इसकी जरूरत है हॉस्पिटल। अब अमीर आदमी तो क्या है, अपने बच्चों को कोटा भी पहुंचा देगा, अपने इलाज के लिए दिल्ली भी चले जाएगा, पानी की कमी होगी तो बिस्लरी पी लेगा। अब पैसे वाला आदमी ना, अब जरूरत किसको है? गरीब आदमी और सामान्य आदमी को। तो इन लोगों ने आगे आना पड़ेगा जनबल को खत्म करने के लिए, धनबल को खत्म करने के लिए। ये जनबल इनको आगे, क्यों इनको आवश्यकता है, देखो आवश्यकता है तो इनको आगे आएंगे और ये समाज में एक क्रांति लाएंगे। भाई हमने पैसे में वोट नहीं देना है, हमने ऐसे व्यक्ति को बनाना है कि जो विकास करेगा, या जिसने विकास किया है वो देखेगा वर्तमान विधायक को, पूर्व विधायक को, और जो लोग आनंद अधिकारी जी हैं या पांडे जी हैं, जो लोग भी, वो सबको देखेगा कि इनमें चेहरा कौन सा है, कि भाई कौन हमारी बातें लड़ सकता है, कौन सरकार से लड़ सकता है, कौन मजिस्ट्रेट से लड़ सकता है। और ये समस्या हमारी, उनको जरूरत है तो उनको आगे आना ही पड़ेगा। मैं इस पर एक बात कह, हाँ, आपने इन्होंने कहा कि जो है जिनको इन चीजों की जरूरत है, हॉस्पिटल की, शिक्षा की, उनको इस पर आगे आना पड़ेगा। हम जो आम जनता है, अपना जनप्रतिनिधि यही सोच कर चुनते हैं, यही विश्वास करके। लेकिन आगे जाकर अगर 9 खरीद फरोख्त में शामिल हो जा रहे हैं, तो जो हमने एक चुना है वो कैसे अलग खड़ा हो जाएगा? आप मुझे बताइए, खरीद फरोख्त में कैसे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, हमने जो चुनाव होगा उसमें देखो पैसे वाले की नजर कहाँ होती है, उनकी गिद्धों की जैसे नजर होती है। ये कमजोर है, इसको हम 1000 रुपए दे देंगे तो ये बहक जाएगा,
इसको दारू की बोतल दे देंगे तो बह जाएगा। और वो अमीरों के घरों पे उनकी नजर नहीं होती है, उनके गरीब और सामान्य परिवार में जिनका रोजी रोटी 10,000 15,000 से चल रही है। यहाँ 90% पहाड़ों में मैं हर घर पे अपने ब्लॉक में देखो, मैं ऐसा हूँ कि पार्टी से भी मुझे फोन आते हैं वहाँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे एक पद दिया गया ब्लॉक प्रमुख का, और मेरी समस्याओं का समाधान करना इस ब्लॉक का, न कि पार्टी ब्लॉक का। मुझे आते हैं और मैं अपने को इतना बड़ा भी नेता नहीं समझता हूँ कि मैं बालाकोट में भी जाके समस्या खत्म कर दूं वहाँ भी, क्योंकि अभी मुझे जो काम दिया गया है मैं उसको अच्छी तरह 5 साल अपनी कर्तव्य निष्ठा से पब्लिक के लिए करूँ। अब वो लोग जब चुनाव टाइम में लोग ऐसा डिसीजन लेंगे, पैसा नहीं लेंगे तो उनके दिमाग में आएगा पैसा नहीं रहा तो अच्छे आदमी को वोट देने जाना है, और स्वतः ही अच्छा आदमी आगे आ जाएगा। इसमें तुम्हें एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। देखो, आपने वो देखा होगा, ये दहेज प्रथा, कितने लोग प्रताड़ित थे, कितनी मौतें होती थी, कर्जा तार निभाते थे, तो कई होता था तो कि पूरे इंडिया में ये बहुत, लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा कि ये करीबन 90% सही हो चुका है दहेज प्रथा का। आपको बताऊं वो क्यों हुआ, आपका उसमें भी मैं दिमाग डालना चाह रहा हूँ कि क्यों हुआ है। आज पहाड़ों में देखो, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही है। पहले दहेज प्रथा थी, लोग माँ बाप परेशान रहते, यार लड़की की शादी करनी है, 1-2 लाख लगने वाले पैसे कर्जा लेना पड़ेगा, और बेटी को भी परेशानी होती है, यार मेरे माँ बाप इतना कर्जा देके मेरी शादी करेंगे और जिंदगी भर इसको तार नहीं पाएंगे। इनकी वो फ्रस्ट्रेशन में भी रहते थे। उसमें कौन आगे आया? उसमें हमारी बेटियां आगे आई। देखो, हमारी बहनें आगे आई, वो आगे आई। उनने एक हमारी बहन ने कहा, फलाना आदमी तो भाई दहेज मांग रहा है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, बात खत्म। वो दूसरे को पता चला कि वहां तो एक केस हो गया, बारात वापिस चलेगी। वो दूसरे तीसरे एक क्रांति जैसी आ गई। हर बेटी मैंने कहा मैं सक्षम हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं दहेज मांगने वाले के घर में क्यों जाऊंगी? तो एक क्रांति आई। उससे आज क्या है? देखो, आज गरीब की बेटी, आज करोड़पति लोग गरीब की बेटी ढूंढ रहे हैं, और जो लड़की अच्छी है, व्यवहारिक है, तो उस लड़की को लोग ढूंढ रहे हैं। और उनके घरों में क्या करें कि आप अपनी लड़की हमको दो, और जो आपके घर का खर्चा होगा वो हम वहन करेंगे। आज उस क्रांति का ये परिणाम है, और वही क्रांति हमें इस जनबल और धनबल में लानी है। ये बड़ी बात नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप में आपसे कह रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के उसमें भी नहीं बोल रहा हूं। मैं इस चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, मैं घर घर जाके ना इसकी खिलाफत करूंगा, घर घर जाके, और लोगों को जगाऊंगा कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को दो। मैं नहीं कहूंगा कि तुम किसको दो, मैं कहूंगा ऐसे व्यक्ति को दो कि तुम्हें जिसमें भरोसा है, जिसने पहले पद में रहा तो काम करके दिखाया है, तुम उसको दो। तुम तात्कालिक सुख कर रहे हो, जब तुमने जीवन भर 5 साल तक लेबरी करनी है तो 2000 तुम्हारा कितने दिन चलेगा? करनी तुमने 5 साल तक लेबरी है, और आज तुम 2000 में खुश हो जा रहे हो। बच्चों का भविष्य, आप उनको ये पता ही नहीं कि हम वोट नहीं बेच रहे हैं, ये आने वाले समय में उन बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं, जो खेल रहे हैं, फील्डों में खेल रहे हैं, जो माता बहनों की गोदों में खेल रहे हैं, उनका वो भविष्य बेच रहे हैं। उनको ये पता नहीं है, लेकिन वो अनजान लोग हैं, उनको हमने समझाना है। अगर हम ये क्रांति मैं लाऊंगा, दूसरा लाएगा, मेरा साथी लाएगा, हजारों लोग हैं, हम हर किसी से ये कहेंगे भैया इनको समझाओ कि समाज में नई क्रांति लानी है, ये धनबल को हटाओ। आज कई लोगों का फ्यूचर में बता रहा हूँ, अच्छे लोग हैं जो आने वाले समय हो सकता है कि सीएम भी बन जाए, मंत्री भी बन जाए। वो लोग सोच रहे हैं कि यार ये लोहाघाट में इतना पैसे का बोलबाला आ गया, मैं अपने यहीं पे जो है अपना फ्यूचर खत्म करता हूँ और अब अपनी जिंदगी अपने काम से आराम से जीता हूँ। ये स्थिति लोहाघाट की है, आपको बताऊँ। और ये किन लोगों के कारण आई है पूरे समाज को पता है, नाम बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पैसा किसके पास है, क्या है, कितना है, सबको पता है। कि पहाड़ों में पैसा लोगों के बहुत कम होता है, कुछ लोगों के पास इतना हो गया कि वो भाई साहब वो मतलब उनको ही पता नहीं कितना है। देखिए, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में तो हैं, अभी विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो गई है, तो बीजेपी में कई चेहरे दिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे फरत्याल जी हो गए, ठीक हो गए, आनंद सिंह अधिकारी जी हो गए, सतीश पांडे जी का भी नाम आ रहा है। ये तो कुछ लोग हुए। आप भी इतने लंबे समय से हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप भी दावेदारी करें इसके लिए? मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं आज जहाँ पे हूँ मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ। इसके आगे मैं कुछ नहीं भी बनूंगा तो मैं समाज के साथ जुड़ा हूँ और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहूँगा। तो आपकी जो बात है, आपका कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग, भैया मेरा कैरियर भी 23 साल का है, और लोगों का तो 1-1, 2-2 साल वाले भी दावेदारी कर रहे हैं,
मेरा 23 साल का वही हम कहना भारतीय चाह रहे जनता हैं कि- पार्टी में 23 साल का कैरियर है मेरा। विद्यार्थी परिषद, डिग्री कॉलेज और तीन चार विधायकों के साथ में चुनाव लड़ा चुका हूँ। किशन पुनेठा जी 3 बार, पूरन सिंह फटियाल जी के साथ में चुनाव लड़ा। एक ऐसा भी नहीं कि एक लीडरशिप को लेके मैंने चुनाव लड़ा है। लोग हमारे भी लोग हैं, फटियाल जी के भी हैं, सबके लोग होते हैं। देखो ना, आज जो आप कह रहे हो कि आपकी मेरी दावेदारी, देखो मैंने अभी दावेदारी से पहले मुझे लोगों ने क्या के लिए जिताया, मेरे गांव वालों ने क्या के लिए एज ए ब्लॉक प्रमुख जिताया ना। उन्होंने कहा कि ये आगे जाएगा तो हमारे ब्लॉक के लिए कुछ करेगा, समस्याएं आगे ले जाएगा और जो भी है छोटा मोटा जो पैसा आता है उससे विकास कार्य में लगाएगा। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि आगे मैं 5 साल इस ब्लॉक प्रमुख में लोगों को दिखाऊं कि मैं भी आने वाले समय में तुम्हारा लीडर बन सकता हूँ, बड़ा लीडर। और वो लीडर बनने के लिए मुझे अपने 5 साल प्रूव करने पड़ेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। समाज के लिए मेरा उत्तरदायित्व जो है उसको मैंने दिखाना पड़ेगा और अपनी स्पष्ट छवि मैंने रखनी पड़ेगी। तब जाके 5 साल में जनता के पास जाऊंगा कि भैया मैं मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, मैंने कार्यकाल सही निभाया नहीं निभाया। उसके बाद मैं अकेले नहीं कि मैं जिद में आ जाऊँ कि नहीं मुझे आज ब्लॉक प्रमुख बनना है, कल मैंने विधायक बनना है, परसों मैंने CM बनना है, PM बनना है। मैं तो भाई सोच के मर जाऊँगा, सोचिए मैं मर जाऊंगा कि मैं फिर बनूंगा नहीं। और मैं एक महत्वाकांक्षा आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। अब मैं मजे से अपने 5 साल निभाऊंगा, लोगों के काम करूंगा। अभी गांव जा रहा हूं, कल दूसरे गांव जाता हूं, सबके मिलते रहता हूं और स्पष्ट बोल के आता हूं, भाई देखो मेरे पास इतना पैसा है, तुम ये लालच मत करना कि यार महेंद्र टेक हमको 15 लाख रुपए अपनी निधि से दे जाएगा। आज से पहले निधि में कितना पैसा मिला, 50,000। मैंने कहा कि 50,000 से काम भाई पूरा नहीं होता है, कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपए किसी छोटे काम के लिए चाहिए। तो मैंने उस निधि को बढ़ाया, चाहे मैंने उसको कम ग्राम सभा में दिया, लेकिन जो भी किसी की घर मंदिर की दीवार बननी है या फर्श बनना है तो पूरा बनता है। आपको मैं कई जगह दिखा भी सकता हूँ कि हमने पूर्ण करके वो चीज़। अभी चौखाम्बा में एक विस्तारीकरण का काम था, उसमें कम से कम हमारे 8-9 लाख रुपए शुरू में लगे हैं, तो उसको हमने पूरा करके दिखाया एक काम को। अब मैं एक दीवार बनाया, उसकी मैं वाहवाही लूट रहा हूँ और काम वहाँ पे धरातल में हो नहीं रहा है। और वो व्यक्तिगत आदमी जोड़ने के लिए मैंने खाली चूरन पकड़ा दिया। मतलब ना ठीक है, हाँ, ये चीज हाँ। तो आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे खुश हूँ और मैं अच्छा करूँगा तो ठीक है, पब्लिक है, किस्मत है, जहाँ ले जाएगी 5 साल बाद देखेंगे जब अगला चुनाव आएगा। नहीं, अभी आप भी पार्टी में हैं, भाजपा में ही हैं, अंदरूनी बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। तो आनंद सिंह अधिकारी, पूरन सिंह फटियाल जी और सतीश पांडे जी, 3 लोगों का नाम चल रहा है और बहुत सारी गुटबाजी की भी बातें आती हैं पार्टी बीजेपी के अंदर भी। ऐसा है, तो आप किस गुट में है, ना आप इस गुटबाजी को कैसे देखो ऐसा होता है ना, गुट का तो कोई ऐसा है नहीं कि हम किस गुट से हैं। जो पूरन सिंह फटियाल जी हैं उनको हम 3 चुनाव लड़ा चुके हैं। उससे पहले वो जिला पंचायत 3-4 बार जो भी बने, लेकिन तीसरे चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा और एक हम सम्मानजनक वोट वहाँ पे लाए। 26,900 कुछ वोट वहाँ पे लाए और 6.5 अंडर 6,000 में हमारी हार भी है। तो लोगों को पता है कि उस हार के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो उस हार को मैं खुद में ले आता हूं कि मेरी कहीं कमी रही, मैं लोगों को नहीं समझा, फटियाल जी नहीं समझा पाए, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको हार का सामना करना पड़ा। तो एक मेरा स्पष्ट है कि मेरा रिश्ता है कि मैं उनका भांजा हूँ और मेरे भांजे होने से मुझे फायदा भी बहुत होता है और उसका मुझे नुकसान भी बहुत होता है। मैं कहना देखो मैं होता है ना, होता है। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ, जैसे आनंद सिंह अधिकारी जी हैं, वो पहले खुशहाल सिंह अधिकारी जी के साथ थे, उनको अपना रास्ता लेना था, तो अपने रास्ते अलग हो गए और अभी दोनों एक साथ नहीं है क्योंकि उनको आगे जाना है। पर मैं यही कहना जा रहा हूँ, कहीं आपका कैरियर या आपकी चीजें पूरन सिंह फटियाल जी की परछाई के पीछे तो नहीं रह जा रही? ना नहीं, ये तो कोई नहीं, ये प्रश्न लोगों को लगता है। देखो, एक तो मैं अति महत्वाकांक्षा नहीं हूँ कि नहीं मुझे चाहिए। लोग तो अति महत्वाकांक्षा वाले हैं ना। अब मैं आनंद अधिकारी जी की आपने बात करी है, मैं तो अधिकारी से ये कहना चाहूंगा, वो मेरे सहपाठी भी रहे हैं, बाल सगा भी रहे हैं, उनसे मेरी बात भी होती है। मैं एक राजनीतिक उसमें व्यक्तिगत मेरी राय है कि भाई साहब, आपको जिलाध्यक्ष का पद जो लोगों का सपना होता है, देखो एक विधायक बनना, एक जिलाध्यक्ष बनना लोगों का सपना होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति नहीं बनता तो कहता है यार मैं अपनी राजनीति में सफल हो गया कि मैं नीचे से लेकर यहाँ तक पहुंच गया हूँ। उसकी लास्ट सीढ़ी भी होती है और समय रिटायरमेंट भी ले लेता है इन पदों में। अब अधिकारी जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो अपने चाचा के साथ रहा है और कांग्रेस में रहा है, क्योंकि हमने 2015 में चुनाव लड़ा तो हम दोनों पक्षी विपक्षी थे, आनंद अधिकारी और हम लोग। अच्छा, अधिकारी तब कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में थे, वो जिलाध्यक्ष बने। माननीय फटियाल जी जिलाध्यक्ष में हारे
और हाँ कांग्रेस जो से जिला अध्यक्ष बने क्या? हाँ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष बने वो, उनको मंत्री भी बनाया गया था। और ये हमारे इनकी सरकार थी, रावत जी की सरकार थी। आप हाँ आनंद अधिकारी जी की बात करें या खुशहाल अधिकारी जी? नहीं, मैं आनंद अधिकारी जी की बात कर अच्छा रहा हूँ। अच्छा। मैं उनका एक थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि ठीक, वो वहाँ पे थे। उसमें हम लोग 45 लोग, हम 18 दिन जेल में रहे निर्दोष। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर यह था कि एक महिला को घर से उठा लिया गया और वो महिला को हमने नहीं कहा कि उठा ली, उसके पति ने हमसे कहा, जो हमारे साथ बैठा था, धरने में भी बैठा था, उसने कहा कि मेरी घरवाली लाओ। एसपी से डीएम से सबके, इनकी सरकार थी, इनने उसके पति की भी नहीं सुनी। वो कहते हैं कि वो तो अपनी मर्जी से, अरे पति कह रहे मेरी घरवाली यार उठा लीजिए, बताओ उसको लाओ, तुम उसको नहीं ला रहे। उल्टा हमारे ऊपर केस लगा के 18 दिन बाद हमको जमानत मिली है। हमारा दोष क्या था कि हम आप पर संघर्ष कर रहे थे। किसने केस किया था आप? केस हमारा जो धरना प्रदर्शन था, उसके बाद चक्का जाम हुआ, उसमें उन्होंने निर्णय नहीं दिया। तो चक्का जाम में जिसमें लोग 500 रुपये में छूट जाते हैं या फ्री में भी छूट जाते हैं थाने से, उसमें अपनी सरकार का पावर लेकिन हमने 18 दिन हम जेल में रहे। 18 दिन जेल में रहे हमारे 45 आदमी। उसमें आधे ऐसे व्यक्ति थे जिनका अगर वो केस सॉल्व नहीं करते विधायक जी आने वाली सरकार में, तो उनका कैरियर खत्म हो जाता था। क्योंकि उसमें कई लोग बच्चे ऐसे थे कि जो तैयारियां कर रहे थे, तो इनने वो भी नहीं देखा भाई। उसके बाद जब हम 2017 का चुनाव लड़ा, उसमें भी 5 साल हमारा केस चला है। वो केस भी आनंद अधिकारी वर्सेज हमारा है। हमारे के नीचे ये राजेंद्र मेहरा जी हैं और कैलाश ढेक, महेंद्र ढेक वर्सेज अन्य अधिकारी है जो इनके पक्ष के थे। और उसमें जो इनके पक्ष में जो शिकायतें हुई थी, इनके पक्ष में गोविंदपुरा मार साहब भी थे। ये तो तब से षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग वहाँ तक। वो 5 साल बाद केस कंप्रोमाइज हुआ हमारा। एक दिन हम लोग मिले तो चलो यार बहुत ज़्यादा हुआ तो कंप्रोमाइज हो गया, तो इनने भी हमने भी कंप्रोमाइज कर लिया। छिलका छिना में बहुत बड़ा कांड हुआ था पैसे, हाँ पैसे का केस तो वो जो अदीप पाठक जी के साथ हमने बात की थी वही केस है। नहीं ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये 2017 का केस है जिसमें कांग्रेस पार्टी से खुशहाल सिंह अधिकारी जी को टिकट मिला था, यहाँ फरत्याल जी को टिका था। हम विधायक जी के सपोर्टर थे फरत्याल जी के, और आनंद अधिकारी गोपी जो मार साहब हैं वो लोग उनके सपोर्टर थे। छिलका छिना में जो एक बलवा जैसा हो गया था, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर रिपोर्ट हुई, तो उसमें इनका पक्ष में ये थे हम। अब वहाँ भी हमने इनसे लड़ा। अब 2022 आया, 2022 में भी हमने कांग्रेस में ये लोग थे, हमने तब भी लड़ा। अब अधिकारी जी आज 2 साल पहले या 1 साल पहले जब भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो इतना बड़ा इनको सम्मान पार्टी ने दिया है, जनता ने दिया है इतना बड़ा, देखो सीधे वन टाइम पहली बार में। तो मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि अधिकारी जी आप मुझे सुलझे हुए भी थोड़ा इंसान लगते ही हैं, ठीक ही हैं, बातें तो बढ़िया ही करते हैं, तो आप लोग समाज को एक नई दिशा दो और आप लोग 5 साल अपना कर्तव्य निभाओ, लोगों को प्रूव करो कि तुमने मुझे जो जिला अध्यक्ष का पद दिया था उसको मैंने पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरे ईमानदारी से निभाया है। तब जाके आप आगे को उसको सोचो कि मुझे क्या बनना है। अब लोग कह रहे हैं कि मैं आज कुछ बन गया हूँ, और सुबह उठते हैं बोला नहीं अब मैं तो कोई मुझे विधायक बनना है, और विधायक बनते ये लोग कहेंगे मैं मुख्यमंत्री बनना है, फिर मुख्यमंत्री से लोग मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अब इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में है, तो एक ही व्यक्ति कहेगा कि सुबह उठते ही मुझे कुछ और बनना है, ये तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। ठीक है, एक चीज ये कह रहे हैं मैंने जो केस की बात हो रही थी, 2 चीजें हैं, या तो फरत्याल जी या ढेक साहब या अधिकारी जी, ये 3-4 लोग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। ये किस चीज के लिए लड़ रहे हैं हमें पता नहीं है, पर हमने इन्हें नेता चुना है। पर इनकी अपनी पर्सनल ईगो टकरा रही है बड़े बड़े लोगों की, और आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा है, आम आदमी की बात कोई नहीं कह रहा। और उसमें आपका भी नाम आता है लड़ाई झगड़े में, पूर्व विधायक पूरन सिंह फरत्याल जी का भी नाम आता है, खुशहाल सिंह अधिकारी जी का भी नाम आते हैं। आप लोग लड़ रहे हो पर पदों में आप ही बैठे हो, ठीक है, नीचे, और वो भी लड़ाई किस चीज की है आम आदमी को तो पता नहीं है। पर आप लोगों की लड़ाई में क्षेत्र की जनता का विकास, उनकी समस्याएं, उन सब की अनदेखी हो रही है। आपने जो सवाल किया है ये सवाल जनता का भी है और ये मेरा भी है। देखो मैं एक ब्लॉक प्रमुख के पद में हूँ, तो मेरी क्षमता कितनी है सबको पता है। मैं जैसे कोई बड़ी रोड बनानी है मैं तो बना नहीं सकता हूँ भाई, मैं हायर लेवल में उसको पहुँचा सकता हूँ, जो विधायक जी के पास या जिला अध्यक्ष के पास या मजिस्ट्रेट के पास। तो मैं लोगों के साथ जाके आंदोलन भी कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। लेकिन कोई कहेगा कि ये रोड महेंद्र टेक
कह के बना देगा इसने ब्लॉक प्रमुख नहीं है, तो वो मेरी समस्या नहीं है। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, छोटी छोटी रोडों की। अभी आज से एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने सबने अपनी अपनी योजना दी थी, अपने घर की योजना दी। मैंने एक सीएम साहब से मैंने घोषणा करवाई थी 25 किलोमीटर आंतरिक रोडों की। मैंने कहा हॉट मिक्स में चलने के बाद गांव के अंदर बच्चे जाते हैं और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, बरसात में कई बच्चे घर से वापस आ जाते हैं, कोई फिसल जाता है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। देखो आज भी मैं बता रहा हूँ, चाहे उसमें जिसकी गलती है जो भी है वो दिया। अब वो किस कहाँ, और सीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि ढीक जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक बार बार कहने के बाद भी कोई 20 के लोग ऐसे हैं जो उस विकास कार्य को रोक रहे हैं। सीएम साहब हमेशा आते हैं, बोलते हैं कि अब सीएम साहब हैं, उनके पास इतना टाइम होता नहीं है, वो अपने सचिव से कह जाते हैं और उससे कह जाते हैं। लेकिन अभी जब लास्ट टाइम वो जिला अधिकारी जी से कह गए कि इनको बार बार ये आ रहे हैं, तो प्रमुख जी इनकी घोषणाएं थोड़ा पुरानी हो गई हैं, तो इसको आप देखिए। तो अभी मुझे 5-10 दिन पहले फ़ोन आया है डीएसओ साहब का और जिलाधिकारी जी का भी कि आपकी प्रोसेस बढ़ाई जा रही है। तो मेरी समस्या अपनी खुद की, मैं 22 रोडों का एक वो कलेक्शन किया कि कहाँ कहाँ 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर रोड है, गाँव के अंदर नहीं है, क्योंकि वो मानकों में नहीं आती हैं, तो पिडोल्डी भी नहीं लेता, दूसरा भी नहीं लेता है। अब लोग हॉट मिक्स के बाद कीचड़ में घर में जा रहे हैं, जो आपको लगता है कि गाँव में कहीं न कहीं रोष है, वास्तव में रोष है। इस रोष का है कि देखो समस्या क्या है, समस्या आदमी विकास किसे कहते हैं। मेरे को जिस चीज़ की जरूरत हो रही मेरे लिए तो वो विकास है ना। मैं जब घर से निकलता हूँ, मैं रास्ते में गिर गया, अब मुझे लोहाटी हॉट मिक्स से क्या मतलब है? हाँ। मैं वहाँ पे गिर गया ना कीचड़ में, मेरी स्कूटी फिसल गई, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो जो उसकी गाड़ी लेने वैन आने वाली थी वो घर के अंदर तक आती थी और बरसात में नहीं आ पा रही है, मेरे लिए तो वो विकास है ना। तो हमने उस चीज़ को भी आने वाले समय में बारीकी से देखना है, और मैं हमेशा संघर्ष उसमें मैं कर रहा हूँ। नहीं वो चीज़ तो ठीक है, मैं लड़ाई झगड़े के मामले में कह रहा हूँ कि आप लोग लड़ाई झगड़ा इतना नहीं, लड़ाई झगड़ा देखो कोई शुरू करेगा तो फिर जवाब तो देना पड़ता है सर। देखो हम तो मोदी जी के भक्त हैं और योगी जी के भक्त हैं। और रही बात झगड़े की, तो मैं उसमें पूरे स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि पूरे लोहागढ़ में महेंद्र ढेग ने कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं किया है और किसी को भिड़ाने का, किसी के कान भरने का काम नहीं किया। मैं स्पष्ट आदमी हूँ, जो कहता हूँ सामने कहता हूँ। और जो भी एक गुटबाजी चल रही है पूरन फत्याल और महेंद्र ढेग वर्सेज अन्नू अधिकारी और कुशाल सिंह वर्सेज, जो समाज में एक चल रहा है कि ये दोनों एक साइड है और ये दोनों एक साइड है। लोग जानते हैं कि कौन आदमी स्पष्ट है, कौन करना चाहता है, किसका कार्यकाल कितना रहा है, उस बीच में उसने क्या किया है। क्योंकि देखो मेरा 10 साल का कार्यकाल रहा है, अभी मेरा 5 साल वो थे, 1 साल ही हो गया ना। तो मैं अपने कामों को बता सकता हूँ कि भाई मैंने कहाँ पे क्या क्या किया, स्पष्ट साथ है। मेरे जो पैसा मैं उसका बायोडाटा दे सकता हूँ, उसमें हो सकता है कहीं 10% त्रुटियाँ भी होंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा काम में इतनी रेख देख नहीं होती, तो कभी काम कम भी हो जाता है, गलतियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन 90% ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी चैनल में कहीं भी वो चीज़ हम उसको दिखाने के लिए बाध्य भी हैं और हमने दिखाना भी चाहिए। और वर्तमान में जो लोग अभी ऊपर के पदों में दोनों हैं, दोनों रिलेशन में भी हैं और दोनों मिलके एक अच्छा काम करते, तो हमको बहुत अच्छा लगता कि एक विधायक और एक जिला अध्यक्ष जो जिले के सबसे बड़े पद में बैठे हैं। अब आज आनंद अधिकारी जी की हम बात कहें, विकास की बात कहें, तो कुशाल सिंह अधिकारी जी जिला प्रमुख भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और अभी विधायक का भी कार्यकाल उनका लास्ट 3-4 महीने बचे हुए हैं। अब उनके भतीजे ये बोलते हैं कि ये वाला कार्यकाल जो कुशाल सिंह अधिकारी का था, ये सभी विधायकों में सबसे बुरा कार्यकाल था, ये 5 साल का कालखंड जो था सबसे बुरा था, आपने सुना होगा। अब इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन माननीय वर्तमान विधायक जी से मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हम निधियाँ दे रहे हैं, अब हम कहेंगे कि यार ये मैंने तेरे को 2 लाख की निधि दे दी, 50,000 की निधि दे दी, आपका ये आप इसको विकास समझो। मैं उनसे कहूँगा ये विकास नहीं है। आप बड़े पदों में हो, बड़े जगह हो आप रहे हुए, आपका काम शिक्षा, मेडिकल, पेयजल, रोड, सुरक्षा, युवाओं के लिए स्कूल फील्ड बनाना, उनको आगे को प्रोत्साहन करना कि भाई तेरे साथ हम हैं, तू बढ़, तू खेल, तेरे पास ये नहीं हम देंगे, तो उन चीज़ों में आगे आना था। न कि विधायक निधि को एक आज लास्ट टाइम में कहना कि ये 50,000 2 लाख दे दे और यही तुम्हारा विकास हो गया। ये एक मुझे वाकई एक समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं ना, सुरक्षा की बात आती है इसमें। सरकार बीजेपी की है, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। जैसे आप लोगों की लड़ाई झगड़े से ही ये बात आती है। देखना एक
हम आप अभी पार्टी में बंदरों का भी पवन मेहरा है, पवन मेहरा जनकांडी के रहने वाले और बहुत मतलब छोटा सा बच्चा है, अभी उसने अपना कैरियर शुरू किया है, ठीक है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी एक आदमी को अगर उसके साथ हाथापाई हो जाती है, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, आज 10-12 दिन हो गए, आज तक उसका मोबाइल नहीं मिल पाया इस डिजिटल युग में, ठीक है। पुलिस अपना काम कर रही होगी, खाना पूर्ति होगी, उसको लंबे केस में डाल दिया जाएगा। तो धामी जी की सरकार में एक सरकारी कर्मचारी को ऑन ड्यूटी कोई मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा कर जाता है और कोई उन लड़ाई झगड़े करने वालों को संरक्षण भी देता है, तो उसमें आप लोग क्या आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज कोई क्यों नहीं उठा पा रहा है? या मतलब ऐसा क्या दबाव है इसमें? पार्टी आप लोग ये सोच जाते हो कि देखो उसमें भी एक चीज है, पवन यहाँ का लोकल हो, आप लोगों का वोटर भी है, वो आपका वोटर भी है। हम आपके लड़ाई झगड़े से देखे कहीं आप अभी कोई उनको बचा रहा होगा जिनने पवन के साथ लड़ाई झगड़ा किया, तो किसी को आप भी बचा रहे होंगे कहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कौन किसके पक्ष में, तो स्पष्ट आदमी जिसका खड़ा होगा तब पता चलेगा ना। बहुत गलत बात है ना, हमारे ही क्षेत्र का है, अगर गढ़वाल से कोई यहाँ ड्यूटी लगी है उसको तो कोई पूछेगा ही नहीं, मार के फेंक देंगे। पवन की बात तो इसलिए हो रही है कि हमारे घर के आसपास का है, हम जानते हैं, आप जानते हैं। बाहर के आदमी को तो जिस हिसाब से प्रेशर हो रहा है, नहीं हो पा रही है कार्रवाई वहाँ पर, इसके लिए आवाज क्यों उठाइए? हमने कहीं नहीं देखा, ज्यादा मतलब जिलाधिकारी भी महोदय भी हैं और सारे लोग भी, उसमें कहेंगे प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है, 10 दिन तक किसी का मोबाइल नहीं एक बंदरोगा का मोबाइल नहीं मिल पाना, उसे छीन लिया गया है और उस पर हमला किया गया और उसमें कोई इतनी बड़ी एक्शन, कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं है। उसमें सुनने में भी आ रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोगों में से ही जो जिम्मेदार जो लोग जनप्रतिनिधि है वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को ये मत समझना कोई भी नेता हो जो ये चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा हो, बचाने की कोशिश कर रहा हो, आपको क्षेत्र में वोट मांगने आना है। आम आदमी आपसे नहीं लड़ सकता, आपके पैसे से भी, आपके पावर से भी, किसी चीज से नहीं। चुनाव आना है, चुनाव में आपको जनता के पास जाना पड़ेगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये हम निश्चित करेंगे। आप वो पवन के बारे में क्या कह रहे हैं? जो आप पवन जो दरोगा जी उनकी बात जो कर रहे हैं, मैं आपको एक, वो मेरे बहुत छोटे से ही मेरे साथ रहा हुआ है, क्योंकि मेरे घर से करीबन 100 कदम दूर उसका घर भी है और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, रात दिन फील्ड में दौड़ता था। तो आज वो बच्चा वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो वो हमसे भी ऊपर लोग हैं। अब किसका सानिध्य मिल रहा है? ये जो सानिध्य तो मिल रहा है, हमें भी लगता है कि कहीं कहीं से जो दूसरा है उसको बड़े पावर वाले लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, वो उनके साथ मिला हुआ है। लेकिन समाज ये चीज़ जानता है कि कौन किस पक्ष में खड़ा है। अगर पवन के साथ कहीं पे जाना होगा या समाज में क्या चल रहा है, किसका नाम आने वाला है, अगर यहाँ तक कि भी अगर मेन द डे को अगर कहीं पे पूछा जाएगा तो मैं वहाँ पे अधिकारियों से भी बता सकता हूँ कि भाई साहब इनसे जिनकी लड़ाई थी इनका नाम आ रहा है, इनको उठा के इनसे पूछताछ कर लो पहले। वो मैं कह सकता हूँ। देखो उससे स्पष्ट होगा कि हम मुजरिम के साथ हैं कि और जो प्रताड़ित है उसके साथ हैं। और जैसे हम काफी लोगों के बीच में गए, काफी लोग क्या हमारे यहाँ के ही कुछ लोग हैं जो क्षेत्र का अच्छा विकास देखना चाहते हैं, क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एक चीज़ उन्होंने बताया कि ढेग जी ने स्पोर्ट्स के लिए या फुटबॉल के भी खिलाड़ी भी रहे, तो उनने काम किए हैं लोगों का, मतलब उस क्षेत्र में उनकी रुचि है। मतलब फुटबॉल में आपने क्या, मतलब आपके पास नज़दीक में फील्ड भी है और सारी चीज़ें भी हैं, तो फुटबॉल जो हमारा लोहाघाट में बहुत अच्छा हुआ करता था, हमने तो सुना, हम तो गांव में रहते, तो हमारे पास तो मतलब फुटबॉल को किक मारने बराबर भी कोई खेत नहीं है। आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ रहे, फील्ड है यहीं पर, यहाँ पे है। तो लोहाघाट के फुटबॉल का भविष्य और सारी चीज़ों को आप, या खेलों के भविष्य को, इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं, इन सारी चीज़ों को? जैसा कि आपको भी पता चला होगा समाज में कि कौन व्यक्ति किस लाइन में या किस चीज़ के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, या किस एरिया में किसी समाज के लिए या युवाओं के लिए काम कर रहा है। मेरा पहला हमेशा ये रहा है कि मैं युवाओं के लिए काम करूं। मेरा और चीज़ सेकेंडरी रहता है, क्योंकि पहले युवा का क्या होता है कि अगर मैं अपने घर का युवा हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं अपने घर को आगे बढ़ाऊँगा 100%।
और सभी के घरों के लोग, युवा लोग स्ट्रांग हो जाएंगे तो समाज की भी एक बैकबोन बनेंगे, और वही आने वाले समय में इस समाज का, इस देश का भविष्य है। तो मेरा मानना है कि मैं एक पॉइंट हमेशा करता हूँ कि जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई देखो ये राजनीति वाली बात, 2008 के बाद मैं लगातार इन चीज़ों में चला हूँ। जब से मैंने थोड़ा बहुत काम धंधा करना शुरू करा, भी जो भी पैसा आता था मैं मैक्सिमम खर्चे, पूरी दुनिया को पता है कि ये ऐसा आदमी है कि ये इसका घर भी बेच देगा। कभी ऐसा हो इसके दिमाग में आया कि हाँ कहीं पे अच्छा करना था, मतलब लोगों की धारणा है, हो सकता है कि मैं घर नहीं बेचूं उस समय, वो चीज़ अलग है ना। लेकिन दोनों, मैंने मेरे बारे में लोग, मैंने कभी सुनता हो तो, लेकिन मेरे कोई बड़ा भाई करता, मुझे अजीब सा भी लगता है कि यार मैंने ऐसा अनोखा कुछ करा तो है नहीं। मेरा समाज को आगे ले आना का कार्य है। मेरे छोटे से सहयोग से अगर एक युवा आगे बढ़ रहा है, एक युवा को मनोबल बढ़ रहा है, उसकी क्षमता बढ़ रही है, उसको पता चल रहा है कि मेरा भाई महेंद्र डे वहाँ पे खड़ा है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो उसके अंदर एक जोश आता है, जान आती है, वो उसको आगे ले जाता है। जैसे आप लोहाघाट की फुटबॉल की बात करो तो एक समय ऐसा था कि यहाँ के बहुत, उसके बाद फील्ड के कारण जो जनरेशन गैप हो गया, तो आज यहाँ मैच हो रहा है तो बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो टीम के कॉम्बिनेशन है वो खत्म हो गया है, वो साथ में खेले नहीं, वो खेले नहीं, तो टीम एक प्रॉपर बढ़िया नहीं मिल पा रही। खिलाड़ी बहुत अच्छे अलग अलग जो बटे हुए। तो अब मैं तुमको यहाँ बताऊँ, लोहाघाट फील्ड की बात है, हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट, यहाँ भी 2-4 टूर्नामेंट हैं, टाण मैदान में भी 2-4 टूर्नामेंट चलते हैं, बलाई में भी चलता है टूर्नामेंट, आपको मैं छोटी मोटी गिना रहा हूँ। पाटन में, खेतू में एक क्रिकेट टूर्नामेंट चलता है। छमन्या में जो स्टेडियम बना है, मिनी स्टेडियम, तो उसमें भी फुटबॉल क्रिकेट चलता है। अब तो उसको एथलेटिक के लिए वो कर दिया है, तो उसमें भी लगातार 10 सालों से ये चीज़ें चल रही हैं। और पुल्ला में भी ये चीज़ चलता है। सीलिंग में, खेतों में चलता है, सीलिंग के आपके खेत देंगे, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, उनमें क्रिकेट चलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाँव वाले बड़े जोश से आ रहते हैं, लोगों का उत्साह बढ़ता है। हमको भी गर्व होता है कि यार हम एक इनका एक पार्ट बन रहे हैं अच्छी चीज़ का ना। और डूंगरा लेटी में भी बनता है। आपको ये बताऊँ कि डूंगरा बोरा के मडवा में एक स्कूल है, वहाँ पे ढलान वाली ज़मीन है, उसमें भी एक टूर्नामेंट चलता है। सुल्ला में भी एक टूर्नामेंट चल रहा है, अभी लोगों को पता नहीं होगा। दिगाली चौड़ में भी एक टूर्नामेंट चलता है ना। तो ये टूर्नामेंट जो चलते हैं, हमारा काम ये नहीं कि हमने उनके ऊपर कोई एहसान किया। मेरा ये है कि भाई मैं वहाँ जाके उनका उत्साहवर्धन करता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ। किसी बार कलर नहीं है, वो नहीं, उनको बोलता हूँ कि भाई कभी भी आपको दिक्कत होगी इन चीज़ों से, कि मेरा युवा पीछे नहीं रहे, मैं जितना मेरी क्षमता होगी मैं करूँगा। बाकी जो आर्थिक रूप में भी जो मदद मेरे से हो पाती है मैं करता हूँ। कैमरे के सामने मैं शो अप ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इतना सा किया है और मैं फिर उसको सुना दूँ तो उससे लोगों की प्रताड़ना होती है। अब जैसे लोग कहते हैं गरीब आदमी का फोटो खिंचा के मैंने 10,000 रुपये दिए। अरे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये नॉर्मल बातें हैं। जो कमाने वाला, हमने तो भैया जो भी कमाए उसमें लोगों को हॉस्पिटल भी भेजते हैं, युवाओं को यहाँ से देहरादून भी भेजते हैं। अभी मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, सबकी नज़र आज मैंने बोला वहाँ पड़ जाएगी, और हमारा काम ये रहता है कि लोगों की नज़र पड़े। अब यार लोग इस उद्देश्य से वहाँ नहीं जाएगी, महेंद्र डे का नाम आ रहा है वहाँ पे। अच्छा। आज चमदेवल में जब मैं गया, आज से जब मेरी धर्मपत्नी थी, हमें बुलाया गया, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ की एक जो हमारी मैडम है स्कूल की, चंद्रा मैडम ना, वो एक शिक्षिका होके वहाँ के लोगों को हॉकी सिखा रही हैं, बिना फील्ड के हॉकी सिखा रही है। मेरा बड़ा वो हुआ है, मैंने कहा आज मैं तक, मतलब मुझे मौका मिला था यूथ के साथ, लड़कों के साथ, आज मुझे मेरी बहनें मिल गई हैं, क्योंकि इनके लिए मैंने कुछ न कुछ करना है। तो ठीक हुआ। उनको जो भी, मैं वहाँ पे गया, पहले तो मैंने कहा कि इनसे प्यार मोहब्बत से बात करो यार, ये थोड़ा मेरी बातें समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि नेता जाता है लोगों उसको बातें बहुत ज़्यादा लोग सुनते भी नहीं कई जगह, तो ना आया है बोल जाएगा चल जाएगा ऐसा भी सुनते ना। तो मैं उनको, मैंने कहा इनको अपने साथ बैठा हो कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या था, मेरा इतिहास क्या है, और मैं क्यों तुम्हारे पास आया हूँ। तो उनकी व्यवस्थाएँ जो भी थी, इतनी तो उनकी कोई मांग होती नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी होती है मैं करता हूँ। बाकी सरकार से भी उनको मदद मिल रही है, और उसका परिणाम देखो, आज उत्तराखंड के हॉस्टलों में वहाँ की बच्चियाँ खेल रही हैं। और एक लड़की, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो इंडिया कैंप पे खेल के आई है हॉकी से। अच्छा। अब उनने फुटबॉल की टीम बना ली। अच्छा। 2-4 ग्राम सभाओं का है वो, ठीक ठीक ठीक, जो जगह है 3-4 ग्राम, वो 3-4 ग्राम सभा से वो भाई साहब यहाँ से, अभी वो मैं आपको वो फोटो दिखा रहा था, जिस दिन वो जीती वहाँ से मुझे फोटो आई, दादा हमने पिछली बार तो नहीं जीत पाए, इस बार हमने कब जीता है तुम्हारे लिए। उनके शब्द थे बच्चों के गुमदेश में। तो हमने उनके लिए, आज हमने कुछ नहीं किया, हमने भाई हमने कहा कि जहाँ पे भी तुम्हें समस्या आती है, जहाँ पे तुम रुक जाते हो कि यार अब आगे को हम जाएंगे नहीं जाएंगे, वहाँ पे महेंद्र डे खड़ा है, फिर मैं तुमको आगे को ले जाऊँगा जहाँ तक ले जा पाऊँगा। तो वो हमने उनकी सुनी। तो आज मेरा उनसे बहुत प्रेम है, मैं उनकी हर चीज़ में जाता हूँ, मुझे बुलाते भी हैं, चौखाम बाबा का भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं दोबारा वहाँ के मेंबर, जो गुमदेश एकता इन्होंने करी, उस गुमदेश एकता से 80% वोट तो मैं ले आया, 7-8 वोट ले आया वहाँ से गुमदेश एकता से, क्योंकि गुमदेश एकता तो नाम इनका बांटने का है।
और वहाँ के लोगों ने कहा हम गुमदे से एकता में बटेंगे नहीं, हम काम करने वाले के साथ जाएंगे, तो वहाँ के मेंबर मेरे साथ आ गए, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे आज कुर्सी में हूँ। तो एक मेरा काम यह है कि मैं युवाओं का सपोर्ट करूँ और उनकी बैकबोन बनूँ, ताकि वो समाज की बैकबोन बने और समाज को नई दिशा की ओर ले जाए। देख जी, आप अभी दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं, आपको क्या लगता है कि आपके ब्लॉक में किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विकास की आवश्यकता है? मैं अपने ब्लॉक की बात करूँगा, यहाँ से लेकर किमतोली, तो मैं बार बार कहता आया हूँ। कभी लोग मेरे मतलब अपने लोग भी कह देते हैं यार, कभी तो हमारे यहाँ की बात कर लिया अगर। मैंने कहा था देखो, हम जो जिस जगह मैं देखो आज लोहाघाट का जो परिसर है, देखो यहाँ हॉट मिक्स रोड हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है, चाहे वो उस स्तर में नहीं है जिस स्तर में हमें चाहिए, लेकिन है ना। यहाँ पे पीछे प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट है ये ना, डाइट की बात बताऊँ, डाइट के लिए बहुत विरोध, यहाँ पे विरोध नहीं हुआ, मतलब चंपावत इसको ले जाने के लिए बहुत लोगों ने जोर लगाया। लेकिन माननीय पुलिस सिंह फटियाल जी ने यहाँ खड़े होके, वो हम यहीं तक सुनते थे, वो हल्ला करते थे, अरे यहाँ से चले जाएगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज यहाँ के बच्चे जो चंपावत जाते, दूसरी जगह जाते, किराया देना पड़ता है, कमरे में रहते महिलाएं, उनको यहाँ प्रशिक्षण मिल रहा है। ये पीछे डाइट है। और जिस फील्ड से आप लोग आए हैं, ये फील्ड की दुर्दशा, ऐसे लोग इसमें गाड़ी चला देते शाम को, कोई कार सीखता था, इसको माननीय पुलिस सिंह फटियाल जी ने बंद करने का काम पूरा किया है। 1 करोड़ से ऊपर काम किया, आज जाले लगाए। आज लोग जो यहाँ के बच्चे हैं, महिलाएं अपना वॉकिंग में जाती हैं और अपने बच्चे को फील्ड में छोड़ जाती हैं, उनको पता है कि अंदर तो कोई जाना नहीं है, सुरक्षित हो, अपना खेलता है, शाम को ले जाती है। ये यहाँ की स्थिति है किसी भी चीज़ की ना। जो मेरा कार्यकाल जो पहले रहा है, पिछला कार्यकाल, वो कार्यकाल में मेरे जो विधायक जी थे पुरन सिंह फटियाल जी थे, तो मुझे वास्तव में बहुत सपोर्ट मिलता था। चाहे लोग, तो मैं अभी बड़वाई करूंगा तो लोग कहेंगे भांजा है, मैं भांजा भी हूँ तो मैं वही बात कहूँगा जो हुई है। अब मैं कहूँ कि पूरन फटियाल जी ने लोहाघाट में जो बनाया नहीं वो कह दूँ, हाँ, लोहाघाट में 4 या 5 वो होते थे चिकित्सक, जब इन्हें उप जिला चिकित्सक बनाया तो 21 डॉक्टर आने लगे, क्योंकि ग्रेट होता है ना किसी चीज का भी, तो उसमें तो सब क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ, वही मैं उसी में जा रहा हूँ। कोरोना काल में विधायक जी ने 100 से अभी तक 100 से ऊपर सिलेंडर यहाँ पे पहुंचा दिए। पूर्ण फटियाल जी फोटो खींचते जिस दिन लाते हैं, उनको पता है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। आज लोग वहाँ जा रहे हैं, कोई पर्ची कटाने में नाम कमा रहा है, कोई शेप बांटने में नाम कमा रहा है भाई, कोई कह रहा है कि ये नहीं जाने, संघर्ष समिति है लोहाघाट में, वो संघर्ष बेचारे वो करते हैं और लास्ट में उनका नाम ही नहीं होता है। मैंने देखा है, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, लास्ट में औरों का नाम, हाँ, वो होते, वो बेचारे शुरू में हल्ला करने लग जाते हैं, भाई ये लाओ वो लाओ, उनको पहले पता चल जाता है नगर के ही है ना, तो उनका नाम पीछे हो जाता है और ये लोग आ जाते हैं जिनको अपना नाम थे फ्री फंड में। अरे भाई, तुम डॉक्टर लाने की बात करो, तुम जाने को भी नहीं रोक सक रहे हो, लाने की बात कर नहीं रहे हो, हॉस्पिटल। अब यार एक दिन सेब केला बांट के तो मरीज सही होगा नहीं ना। अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, अब मैं रोजाना हॉस्पिटल जाऊँ पर डे, मेरा कोई, मैं वहीं जाऊँ, अब मेरा वह काम, मैं यह सर्जन हूँ, मैं यह पूछूँ, मेरा कोई काम नहीं है भाई, है कि नहीं। तो उस राजनीति से भी मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि को बचना चाहिए और वहाँ के जो समस्या है उनके लिए लोगों से बात करनी चाहिए कि मरीज का इलाज तो डॉक्टर करेगा, डॉक्टर ही करेगा ना, मैं तो नहीं करूँगा ना। तुम डॉक्टरों की व्यवस्था के लिए लड़ो भाई, दूसरी चीज़ के लड़ो, वहाँ सिस्टम तो पूरा काम कर ही रहा है जो है कि नहीं, उसमें लोग सिरे लेते। अभी मैं पानी की बात बताऊँ आपको, लोग जब पानी की घोषणा हुई, हाँ, सीएम साहब को धन्यवाद के लिए बुलाया गया। अब भाई वास्तव में जिसने इतनी बड़ी योजना दी है, तुम्हारी तो क्षमता थी नहीं इसको लाने की। अब मुख्यमंत्री को बुलाया गया, मैं भी वहीं था, अब मैं उनके पीछे बैठा था, अब मैं सुन रहा था, मुझे बोलने का मौका तो नहीं मिला, मैं भी चाहता हूँ मुझे भी मिले, लेकिन मुझे नींद आया, जो भी था तो ठीक हो गया। लोग आए, अपनी अपनी बड़वाई करके चले गए। मैंने यार, जिसने करा उसका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे, और पब्लिक इनको धन्यवाद कहने आई है, ये तो सिस्टम ही बड़ा अलग चल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जब काम हो जाता है तो कहते हैं कि मैंने कर लिया, और जब काम नहीं होता है कहते हैं कि सरकार कर ही नहीं रही है। भाई साहब, एक ही चीज में जाओ ना, या तो सीधे वो सरकार नहीं कर रही है, मैंने कोई काम नहीं किया है ना, या को कि मैंने, सरकार मेरा सपोर्ट कर रही है, मैंने काम किया है। एक ही चीज में तो जाओगे। जरूर। और सरयू पेयजल योजना का पानी मैं भी पीने वाला हूँ कि यहाँ का, मेरे घर का पानी भी वहीं से आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे हम
धामी जी को अभी आपके धन्यवाद भी कहना चाहिए, बट जो अच्छा होता है उसको कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीति हो रही है ना। उन्होंने एक स्टेडियम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज पूरे उत्तराखंड का यहाँ पे बनाया, उसके लिए भी उनको हम तहे दिल से धन्यवाद पूरी जनता कहेगी, आने वाले टाइम में भी कहेगी, इतना बड़ा है। और उसके बगल में जो मिनी स्टेडियम तो माननीय पूरन सिंह फटियाल जी ने बनाया, जिसमें अभी जो एडमिशन शुरू हो गए बच्चों के, ये हमारे बच्चियों के, वो भी वहाँ पढ़ने लग गए हैं, वो भी फटियाल जी की देन है। तो यहाँ पे कोली ढेक झील बनी, किसने बनाई बताओ? 5 साल में भाई साहब 1 रुपया वहां पे अभी तुम जाओगे ना, 1 रुपया नहीं लगा है, किसी ने सोचा ही नहीं कि इसको डेवलप किया है। आज वो एक लोहाघाट की 3-4 महीने जो गर्मी, उसके इकोनॉमी बन गई है, अर्थव्यवस्था, क्योंकि लोग वहां जाते हैं, लोहाघाट में होटलों में रहते हैं, 60 नावें चल रही हैं, किसी की परचून की दुकान, किसी मैगी की चल रही है, किसी का होटल चल रहा है, किसी का चल रहा है। आप देख रहे होंगे 2-3 साल में लोगों के होटलों की संख्या बढ़ने लगी है। पूरन फटियाल जी ने ऐसी चीज यहाँ पे बना के दी हैं, और भी हैं। उन्होंने 16 उच्चीकरण आपके इसके करे, इंटर कॉलेजों के उच्चीकरण करे 16, अब आज एक भी नहीं हुआ है। तो लोग भागने को कहीं ना कहीं। और मैं पानी की बात एक लास्ट में आपसे कहना चाह रहा हूँ, पानी की जो बात है, आज मैंने देखा कि फटियाल जी के टाइम में प्रस्तावित जो योजनाएं थी वो आ गई, इस साल आई तो किसी में 50 लाख खर्च हुआ है, किसी में 20 लाख खर्च हुआ है, और पानी भाई वहाँ पे लोग नहीं पी रहे 3 साल से। ये एक बहुत जटिल समस्या है हमारे जिस क्षेत्र, जो आप कह रहे हो कि विकास कहाँ नहीं हुआ है, जो विकास के क्षेत्र में नहीं है। डुंगरा बोरा कायल से लेकर मेरे यहाँ पंचेश्वर तक, डुंगरा लेटी, पुल्ला, किमतोली, तुम्हारा ये धौनी सिलिंग, तुम्हारा बसकुनी, मतलब यहाँ किमतोली तक मतलब बहुत समस्या है पानी की। जब मैं जाता तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये समस्या वहाँ लोगों के मतलब लोगों ने काम किया, उन गधेरों से करा है जो गधेरे बरसात में वॉश आउट हो जाते हैं। देखो ये थोड़ा बहुत सिस्टम की नाकामी है भी ना। और गर्मी में पानी सूख जाता है क्योंकि तुमने छोटे। अरे मैं कहता हूँ जब लोहाघाट सरयू पेयजल योजना जब लोहाघाट आ सकती है 50 किलोमीटर दूर, वो गांव तो तुमसे 5 से 10 किलोमीटर दूर है। और सरयू नदी में ऐसा तो नहीं है कि पानी कम हो जाएगा, पूरी इंडिया भी पानी के, हिमालय से पानी है तो इंडिया भी पानी है, तो फिर भी कम नहीं होगा। तो भाई जो तुम 5 करोड़ 10 करोड़ इन गाँव को इस गधेरों से कर रहे हो, सीधे वहां से कनेक्ट करो। ये पैसा तुम्हारे 5-10 किलोमीटर वहां से आ जाना है, ये परमानेंट पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी की समस्या खत्म हो जाएगी। लोग ऐसा पानी पिएंगे जिससे जीवन भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो कहावत है कि उस पानी को जो लगातार पिएगा बोलते वो बीमारी नहीं होता है। तो ऐसा पानी वहाँ के लोग पी सकते हैं। तो आने वाले समय में आपसे चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अभी तो मैं इस चीज में हल्ला करूंगा तो लोग कहेंगे पॉलिटिक्स करेगा। होली गाने के बाद, चुनाव के बाद मैं इस लड़ाई को अवश्य लड़ूंगा पानी की, इन दूरस्थ क्षेत्रों के लिए। और ये लड़ाई यहाँ से नहीं, कोठेरा भी जाएगी, बाराकोट भी जाएगी। दूरस्थ क्षेत्र है वो वास्तव में वंचित है, रोड से भी वंचित है। मैं जो मूलभूत समस्या पानी, देखो गरीब आदमी है, दिन भर पानी भरेगा, 500 रुपए की लेबरी करेगा या तुम्हारा पानी भरेगा भाई साहब। वो सरकार का हमारी उनका समस्या करनी चाहिए। एक घर का पानी दिन भर पानी भरेगा, पानी तो भरेगा क्या करेगा? पानी बिना तो मरना ही है, उसके जानवर मरने हैं। तो एक लेबरी घर ही में चाहिए, पानी हुआ तो अपनी लेबरी तो करेगा। तो एक समस्या इसको आने वाले समय में, अभी नहीं, चुनाव के जस्ट बाद में इसको पूरी प्रमुखता से इसको मैं रखूंगा और इस समस्या का समाधान पूरी जनता को लेकर मैं बात रखूंगा। जो भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो मैं अवश्य लड़ूंगा। आपने जो है विकास कार्य बताए पूर्व विधायक जी के और धामी जी की। आप खुशहाल जी को 5 वर्ष हो गए, उनके भी एक आध कुछ तो किया ही होगा 5 वर्ष में, आपने एक भी नहीं बताया। देखो ऐसा ना, देखो कुशहाल सिंह अधिकारी जी जो अभी मैं वर्तमान में सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, देखो मेरे यहाँ भी उनकी निधि आती है, मैं प्रमुख हूँ। देखो अगर मैं कमीशन ले रहा होता तो मेरी नजर होती, खुद आप उनसे ही पूछ लेना या विभाग वालों से पूछ लेना। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन सी योजना आई है, कौन सी गई, जो हो रही है। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहीं पानी खुद रहा है 2 लाख की बोरिंग, जबकि लोहाघाट में हर किसी ने खोद रखी। अब लोग उसको विकास समझ रहे हैं। तुमने सरयू से पानी लाना था, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गांव में 2 लाख का पानी खोद दिया है, तुम इसको विकास समझो। मैं अपना मेरे व्यक्तिगत है, देखो ना जो ये फील्ड बना है GSC, वो फटियाल जी ने उधर बनाया, तुम किसी से पूछ लो। टांगड़ फील्ड बना है, आज भी उसमें लगातार बड़ी टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। कानाकोट में खुशहाल सिंह, कानाकोट में एक गांव के लास्ट कोने में वहां पे कोई उनने फील्ड बनाया, ऐसा नहीं बनाया। अब मेरा उधर से थोड़ा संपर्क देखो कम रहता है। एक चीज और पार्टी और बाराकोट से मैं आप बनाए उसके बीच में आ रहे हैं, जिससे पूरन सिंह फटियाल जी भी कह रहे हैं, खुशहाल सिंह जी या आनंद सिंह हथियार जी, हमने फील्ड बनाया। इन सबके पास ये सक्षम लोग हैं, सबके पास JCB मशीनें हैं, सीधे जाके मतलब प्लेन कराते हैं, वो फील्ड बना दिया कहते हैं वहां पर। और हमारे पास एक भी फील्ड नहीं है आज की डेट में।
जो एक भी अच्छा जो फील्ड जो नहीं है। जो फील्ड बनाने की बात है ना, हमारे पास एक ये फील्ड बना है जो सुरक्षित रूप में लोग, अब पहाड़ों पे जमीन की तो कमी है ना, एक बड़ा स्टेडियम तो बहुत बड़ा बन नहीं सकता है, भाई जमीन लोग दें तभी तो बनेगा। एक ये बना है जो स्टेडियम है, एक जो नया जो अभी चल रहा है जिसमें काम और धीरे धीरे वो विधायक जी वाला जो उनके घर के पास बन रहा है, उसमें बिसंग के पूरे लोग क्षेत्रीय लोग खेल रहे हैं। और बाकी जो फील्ड है वो खाली प्रैक्टिस फील्ड है, मैं सीधी बताऊं, हमने भी काटे वो प्रैक्टिस फील्ड है लोगों के लिए, वो बड़े उनको बढ़ाने। अब हम निधि में कितना विकास कर लेंगे साहब, मैं आपसे पूछना, मैं 2-2.5 लाख में कितना विकास कर लूंगा, मैं ऊपर की तो सोच ही नहीं रहा हूँ, फील्ड के लिए मैं शासन में प्रस्तावित नहीं कर रहा हूँ। मैंने ध्वनि सीलिंग में उन बच्चियों को देखकर मैंने भाई साहब 40 से 45 लाख रुपया खर्च करा है, उसमें 4 लाख रुपए माननीय भट्टियाल जी ने शुरुआत करने के लिए दिया था, लेकिन वहाँ मैंने पोकलंग लगाई थी और मैं अकेला वहाँ पड़ गया, उनके जोश की किसी प्रतिनिधि ने कभी कोई नहीं। वो फील्ड आज मतलब वो अपने पूर्ण रूप नहीं ले पाया है मेरी एक, और मैंने वहाँ लोगों को वादा करा है कि उस फील्ड की मैंने ध्वनि सीलिंग में उस फील्ड के लिए मैंने सीएम साहब से घोषणा कराई, उसके कागज चल रहे हैं, अभी देहरादून है भारत सरकार में जाने, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड निकल गई। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे वादा कर रखा है कि अगर ये भारत सरकार से आपको ये लैंड नहीं मिलती है तो उसमें मैं समतलीकरण का काम जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा, मैं तो उतना ही कर सकता हूँ ना। अब स्टेडियम के लिए तो भाई करोड़ों रुपए चाहिए ना, हमने काम ऐसा नहीं है। स्टेडियम न भी बने तो ठीक है, यहाँ तो छोटी जगह है, छोटा सा फील्ड भी बने तो उसमें बेसिक टॉयलेट्स की व्यवस्था, शेल्टर की व्यवस्था या रनिंग ट्रैक्स बढ़िया हो, मतलब इतना तो हो सकता है ना, हो सकता है। बहुत सारी बातों पे हमने चर्चा की, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारी सारी बातों के। आप दोनों को भी धन्यवाद कहता हूँ, और मेरी बात जनता में जो जाएगी उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँ, और पूरे देवतुल्य जन से कहना चाहूँगा कि भाई त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, किसी को बुरा न लगे, मैंने सच्चाई को बोला है कि जिसने जो किया है वो धरातल में है। अगर मैंने कोई चीज़ झूठ बोली है तो आप आगे मेरे साथ डिबेट भी कर सकते हैं कि ये इसने बनाया और आपने इसका नाम ले लिया ना। लेकिन लोग वास्तव में समस्याओं में है, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलके, अगर हम सभी जनप्रतिनिधि मिलके हर काम करेंगे तो आने वाले समय में इस गांव की इतनी बड़ी समस्या थोड़ा है। वो हमारे यहाँ के हेलीकॉप्टर बैठा तो थोड़ा कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई हमारे रोड रास्ते सही कर दो, हमारी शिक्षा की व्यवस्था सही कर दो, शुद्ध पानी पिला दो, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये भारत सरकार से भी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है, इतने लोगों के होने के बाद भी जो आप लड़ाई की बात कर रहे थे, ये आपसी लड़ाई में हमारी जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और आने वाले समय में हम तो चाहेंगे कि हम इस लड़ाई से बचे रहें, समाज की ओर रहें। और मैं हमेशा, मैं 1-2 बार इन लड़ाइयों के बीच में मैं मतलब एक मुजरिम जैसा भी बन चुका था। मैं मुजरिम नहीं हूं, क्योंकि लोगों ने मेरे को जब मैं डिग्री कॉलेज में था लोग हमारे सहारे आते थे सर, एक मैं 2 मिनट आपके और लूंगा, लोग यहाँ आते थे कि महेंद्र डेग वहाँ पे हम सुरक्षित हैं। और एक डिग्री कॉलेज की एक छोटी सी बात बताऊं, ये कभी वहाँ के प्राध्यापक हम पुराने वहाँ पे रहे होंगे तो उनसे पूछना कि डिग्री कॉलेज में क्या था। मैं 2004 में जब डिग्री कॉलेज गया तो जो हमारा एक एनएसएस कैंप होता था 200 लोगों का, 100 लड़कियों का 100 लड़कों का, वहाँ आवाज उठी कि लड़कियां दिन में शाम को घर जाएंगी। मैंने कहा वैसा लड़कियां क्यों जाएंगी घर? मैंने कहा उनने क्या होता, हल्ला करता? मैंने कौन करता? लड़के करते हैं। मैंने कहा भाई साहब लड़के करते, लड़कों को भेजो। तो लड़कियों की क्या गलती है? तो बोला यार बात तो सही है, सबने कहा लड़कियां मेरे साथ आ गई, बोला दादा हम आपके साथ हैं। और मैंने कहा कोई